अध्याय 76 अपने दांत दिखाने की तैयारी। कक्षा 1 ग्रेड 12 के छात्रों ने जल्दी ही अपने प्रतिद्वंद्वियों को ढूंढ लिया, लेकिन यानफेन वहीं खड़ा रहा। इसी समय ली त्यानहेंग वहां आया और बोला, यानफेन, अब सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। दूसरे की आंखों में दिख रही आत्मसंतुष्टि को देखकर यानफेन ने मन ही मन एक हल्की सी आह भरी। यानही, मुझे क्या करना चाहिए? यानफेन ने मन ही मन पूछा। ली त्यानहेंग, जो सी ग्रेड में ब्लड टैलेंट है, अपने दिव्य साम्राज्य में पहले ही ये 5 प्राणियों को जन्म दे चुका है। उसके जीतने की कोई संभावना नहीं है, यांगी ने सलाह दी। यानफेन ने आह भरी और पूछा, क्या मैं लड़ने से मना कर सकता हूँ? आमतौर पर बिना लड़ाई के आत्मसमर्पण करने का कोई उदाहरण नहीं है। तो क्या मैं सिर्फ एक बार लड़कर तुरंत आत्मसमर्पण कर सकता हूँ? जरूर। ली त्यानहेंग के चेहरे पर एक क्रूर भाव आ गया। युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर ली त्यानहेंग ने अपने अनुयायियों को बुलाया। 10 स्तरीय 5 प्राणी, 1000 स्तरीय 4 प्राणी और शेष सभी स्तरीय 3 प्राणी थे। विरोधी की संरचना को देखते हुए यानफेन को लगा कि भले ही वह अपने दिव्य साम्राज्य के सभी सबसे शक्तिशाली अनुयायियों को भी मैदान में उतार ले, फिर भी विरोधी के हमले का सामना करने के लिए ये पर्याप्त नहीं होगा। यानफेन ने बुदबुदाते हुए कहा, क्या इस आदमी ने दोबारा ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है? फिर भी यह इतना खूंखार कैसे हो गया है? यानफेन ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और 10,000 श्रद्धालुओं को बुलाया गया। मार डालो, ली त्यानहेंग चिल्लाया। ली त्यानहेंग के अनुयायी भूखे भेड़ियों के झुंड की तरह तुरंत यानफेन की सेना के अग्रभाग पर पहुंच गए। कुछ ही पलों में यानफेन की सभी 10,000 अनुयायियों का नरसंहार कर दिया गया। ये वास्तव में एक दिव्य राज्य का युद्ध क्षेत्र था। विश्वासियों को उनके भौतिक शरीरों में बुलाया गया था। इस समय सैकड़ों किलोमीटर में फैला हुआ वह अखाड़ा पूरी तरह से खून से लाल हो चुका था। कटे हुए अंग, टूटी हुई भुजाएं और आंतरिक अंग चारों ओर बिखरे पड़े थे। खून की भयानक दुर्गंध हवा में फैल गई। अन्य छात्र जो संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने अपने अनुयायियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। भाई त्यानहेंग इतना निर्दयी है, इतनी जल्दी उन्हें मार डालता है। ये सही नहीं है। क्या यानफेन सचमुच इतना कमजोर है? ऐसा इसलिए है क्योंकि त्यानहेंग भाई बहुत शक्तिशाली हैं। उनकी टीम को देखो, बिंग बहन के अलावा कक्षा में उनका मुकाबला कौन कर सकता है? उन्होंने तो अपनी पागल रक्त क्षमता का भी इस्तेमाल नहीं किया। ये तो बहुत संतोषजनक है, ली चेंगजे ने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा। मध्यावधि परीक्षा के दौरान यानफेन ने उन्हें बुरी तरह से धोखा दिया था, इसलिए त्यानहेंग को इस तरह से उसका वध करते हुए देखकर सभी को काफी संतुष्टि मिली। क्या हो रहा है? काओवान गुस्से से भरे चेहरे के साथ पास आया। शिक्षक को रिपोर्ट करते हुए, यानफेन के अनुयायी बहुत कमजोर हैं। वे सभी नश्वर हैं और उन पर सीखने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ली त्यानहेंग ने समझाया। काओवान ने अपना सिर घुमाकर यानफेन की ओर देखा और पूछा, तुम्हें क्या कहना है? यानफेन ने साफ साफ कहा, वैसे भी मेरी जीत नहीं है, इसलिए नुकसान को कम करना ही बेहतर है। काओवान ने ठंडी सांस ली, पीछे मुड़ा और गुस्से में कहा, ली त्यानहेंग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम कक्षा में हैं, तुम्हारी प्रतिभा अच्छी है, लेकिन इस शक्ति का उपयोग परग्रही जातियों के खिलाफ किया जाना चाहिए। तुम अभी क्या कर रहे हो? इस लड़के ने मेरे साथ बंदर जैसा बर्ताव किया। कसम से, अगर मैंने बदला नहीं लिया तो मैं मर्द नहीं कहलाऊंगा। भगवान के सामने भी ली त्यानहेंग ने अपना सिर ऊंचा रखा और निडर रहा। बेवकूफ, ऐसी मानसिकता के साथ कुछ भी महान हासिल करना मुश्किल है। चूंकि तुम इतने सख्त हो, तो स्नातक होने के बाद विश्वविद्यालय क्यों नहीं छोड़ देते और मेरे साथ मोर्चे पर आकर कुछ वर्षों के लिए सैनिक क्यों नहीं बन जाते? ये सुनकर यानफेन काफी हैरान रह गया। ऐसा प्रतीत होता था कि काओवान नामक ये शिक्षक भले ही उसे निशाना बना रहा था, दिल से बुरा नहीं था। वह केवल परग्रही जातियों से घृणा करता था और वास्तव में हर छात्र को पढ़ा रहा था। आप दोनों वापस जाकर विचार करें। ये लड़ाई अर्थहीन है, इस पर टिप्पणी करने लायक कुछ नहीं है। लॉग आउट करें। निर्देश मिलते ही यानफेन ने मुक्ति का अनुभव किया और तुरंत आभासी दुनिया से बाहर निकल गया। हेलमेट उतारने के तुरंत बाद उन्हें एक निजी संदेश मिला। यानफेन, हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब से मैं हर दिन तुम्हें चुनौती देने के लिए लोगों को तैनात करूंगा। एक दिन में 10,000, भले ही वे साधारण अनुयायी ही क्यों ना हो। तुम्हारे पास इतनी बड़ी आबादी तो नहीं है जिसे तुम हरा सको, है ना? मुझसे पंगा लेने की हिम्मत की तो यही कीमत चुकानी पड़ेगी। ली त्यानहेंग के धमकी भरे संदेश को देखकर यानफेन ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ जवाब दिया। अगर कोई और होता तो शायद वह सचमुच डर जाता, लेकिन यानफेन के पास उसकी विकास प्रतिभा थी। वह निश्चित रूप से प्रतिदिन 10,000 साधारण भक्तों के नुकसान को सहन कर सकता था। अगर तुम इसी तरह मुझसे लड़ते रहे तो जल्द ही तुम्हें ही दर्द सहना पड़ेगा। अभी तुम्हें अपनी भड़ास निकालने दो, लेकिन अगर तुमने मुझे निशाना बनाना जारी रखा तो मुझे निर्दयी कहने के लिए मुझे दोष मत देना, यानफेन ने मन ही मन बुदबुदाया। अगले दिनों में यानफेन को हर दिन उसी भाग्य का सामना करना पड़ा। ऐसा प्रतीत होता था मानो ये पहले से तय था कि जब सभी का मिलान हो जाएगा तो शेष बचे व्यक्ति का मिलान यानफेन से ही होगा। पिछले कुछ दिनों में हमारे सभी विरोधी 7 सदस्यीय टीम के पुराने दोस्त थे। यानफेन धीरे धीरे सुन्न पड़ गया। अब उसके दिव्य साम्राज्य की जनसंख्या 40 लाख से अधिक हो चुकी थी। बेहतर जीवन वातावरण और सी ग्रेड प्रजनन कार्ड के आशीर्वाद से जनदर तेजी से बढ़ रही थी। 7वें दिन तक जब यानफेन का प्रतिद्वंदी लुओ बिंग था। यानफेन के सभी अनुयायियों को देखकर, जो सभी नश्वर थे, उसने उन्हें सीधे तौर पर नहीं मारा, बल्कि उगकर यानफेन से आत्मसमर्पण करने को कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है। यानफेन ने जल्दी से आत्मसमर्पण करने के लिए अपना हाथ उठाया और खुशी खुशी आभासी दुनिया से बाहर निकल गया, ली त्यानहेंग को वहां एक बदसूरत चेहरे के साथ खड़ा छोड़कर।
पूरी कक्षा 1 ग्रेड 12 में केवल एक ही व्यक्ति था जो लितियान हेंग को सम्मान देने से इनकार कर सकता था, और वह था लुओ बिंग। 5 और दिन बीत गए जो ईश्वरीय राज्य में 50 वर्ष के बराबर थे, और विश्वासियों की संख्या 10 मिलियन से अधिक हो गई थी। पेंगलाई द्वीप और ज्ञानोदय पत्थर के दोहरे आशीर्वाद के तहत विभिन्न स्तरों के अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती गई और 10 लाख से अधिक हो गई। उसी दिन देवी साम्राज्य में पहले चौथे स्तर के प्राणी का जन्म हुआ और समग्र शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच गई। ईश्वर प्रभु यांग फैन। देवी साम्राज्य का क्षेत्रफल 10 लाख वर्ग किलोमीटर। प्रतिभा एफ्रन संसाधन प्रतिभा एसिस्टेंट प्रतिभा विकास। विश्वासी श्रेणी 4 के प्राणी 1, श्रेणी 3 के प्राणी 310, श्रेणी 2 के प्राणी 6252, श्रेणी 1 के प्राणी 1.01 मिलियन, नश्वर 9.72 मिलियन। सेवक छोटी आत्माएं 412। तकनीकें पंचतत्व साधना तकनीक, वज्र अविनाशी तकनीक, असंख्य आत्माओं की उत्पत्ति में वापसी, महान सफलता चरण, काला कछुआ जीवन विनाश विधि। फेथ पॉइंट्स 1.24 बिलियन, प्रतिदिन प्रदान किए जाने वाले फेथ पॉइंट्स 260.4। भवन मूनवेल X2000, सनस्प्रिंग X2000, बी ग्रेड भवन मन की वाइन स्प्रिंग X5, विशेष जीवन भवन प्राचीन आत्मा वृक्ष, सहस्राब्दी, गर्भ धारण करने वाली छोटी आत्माएं, विशेष भवन ज्ञानोदय पत्थर, बी ग्रेड भवन मां सागर रक्त कुंड X1, बी श्रेणी भवन 100 स्पिरिट्स ब्लड पूल X1, 10 ताइसुई भिगोने की क्षमता, लोड दर 100%, विशेष भवन पूर्णतः स्वचालित सांद्रक X3, 300 ताइसुई से भरा कटे प्लांट, लोड दर 100%, बी ग्रेड भवन स्पिरिट वेपन वर्कशॉप, अंतर्निहित छोटी खनिज नस, सी ग्रेड सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी X1। वंडर पेंगलाई द्वीप तैनात, स्पिरिट पीच माउंटेन तैनात। संपत्तियां ताइसुई X310, छोटी खनिज नस, विभिन्न प्रकार के स्पिरिट फल, डी ग्रेड हथियार, ई ग्रेड हथियार, एफ ग्रेड हथियार। दिव्य साम्राज्य की विशिष्ट जानकारी को देखते हुए यान फैन ने संतुष्टि से कहा, यदि मैं एक वास्तविक दिव्य साम्राज्य युद्ध में भाग लेता हूं तो 10 मिलियन की आबादी और विकास प्रतिभा के साथ कक्षा 1 ग्रेड 12 में लुओ बिंग और लितियान हेंग को छोड़कर मेरा कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। कोड यदि यह 10,000 लोगों का डिवाइन किंगडम सिमुलेशन बैटल है तो ग्रेट सक्सेस स्टेज पर निर्भर रहना होगा। असंख्य आत्माएं मूल सरनी में लौटती हैं, मुझे इस वर्ग की शीर्ष 10 युद्ध शक्ति में होना चाहिए। इतनी ताकत के साथ यान फैन को डरने की कोई जरूरत नहीं थी। उसे पूरा भरोसा था कि अगर लितियान हेंग जीवन मरण की लड़ाई भी छेड़ दे तो भी उसके 10,000 कुलीन सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लितियान हेंग के पास यान फैन की तरह 10 गुना विकास की प्रतिभा नहीं थी। अगर वह अपनी सेना का 30 या 40% खो देता तो प्रतिद्वंद्वी को निश्चित रूप से उससे कहीं अधिक पीड़ा होती। मुझे थोड़ा आक्रामक रुख अपनाना होगा, नहीं तो वे सच में मुझे कमजोर समझेंगे। यान फैन की आंखों में लड़ने की भावना की एक झलक दिखाई दी। अध्याय 77 शक्ति का प्रकटीकरण बदला। अपना हेलमेट पहनकर यान फैन ने निर्देशांकों पर टैप किया और सीधे काओवांग द्वारा खोले गए डिवाइन किंगडम सिमुलेशन बैटल के युद्ध क्षेत्र में चला गया। हमेशा की तरह अन्य लोगों ने पहले ही टीमें बना ली थी और यान फैन का प्रतिद्वंद्वी भी तैयार था। आने वाले व्यक्ति को देखकर यान फैन ने थोड़ा आश्चर्य व्यक्त किया। दरअसल वह लुओ मिंगत्सुआन था। यान फैन को लुओ परिवार में इस व्यक्ति का पद याद था। डिवाइन किंगडम सिमुलेशन बैटल की संख्या लगभग 2 या 300 के आसपास थी। पिछली कक्षाओं में यान फैन ने जिन अनुयायियों को भेजा था वे सभी साधारण मनुष्य थे, क्योंकि वह ज्यादा नुकसान नहीं उठाना चाहता था। ये लुओ मिंगत्सुआन उसे आसानी से हार मानने वाला तो नहीं समझ सकता था। दूसरे अखाड़े में ली चेंगज़े लितियान हेंग के साथ अभ्यास कर रहे थे। उनके चेहरे पर अभी भी थोड़ी चिंता थी और उन्होंने कहा, भाई तियान हेंग, क्या वह निकम्मा लुओ मिंगज़ुआन ठीक है? आपने उसे ऊपर जाने की अनुमति क्यों दी? निश्चिंत रहे, यह अनुरोध स्वयं इसी व्यक्ति ने किया था। मैंने कल उसकी क्षमता का परीक्षण किया था, उसकी ताकत कमजोर नहीं है। उसने संकेत दिया कि वह अपना पूरा जोर लगाएगा। भले ही वह यान फैन का प्रतिद्वंद्वी न हो, फिर भी ये एक भयंकर मुकाबला होगा, लितियान हेंग ने समझाया। लगता है उसके माता पिता ने उस पर फिर से काफी संसाधन खर्च कर दिए हैं। ली चेंगज़े ने होंठों को चटकाते हुए कहा, मैं 1 महीने बाद ही चुनौती देना जारी रख सकता हूँ। वैसे भी उन दोनों के बीच दुश्मनी है, चाहे कोई जीते या हारे, विश्वासियों की संख्या में कमी नहीं आएगी। भाई तियान हेंग बुद्धिमान है। लोग सांस लेने के लिए संघर्ष करते हैं। उस कमी ने यान फैन ने हमारे साथ ऐसा करने की हिम्मत की। अगर हम उसे सबक नहीं सिखाएंगे तो हम कैसे जी पाएंगे? अखाड़े में लुओ मिंगत्सुआन ने अपने अनुयायियों को बुलाया। एक चौथे स्तर का प्राणी, 20 तीसरे स्तर के प्राणी, 360 दूसरे स्तर के प्राणी, 4600 पहले स्तर के प्राणी और नश्वर प्राणी। इस पंक्ति को देखकर कई सहपाठियों ने आश्चर्य के भाव व्यक्त किए। लुओ मिंगत्सुआन की ताकत कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ गई है। ये वाकई देखने लायक है। हालांकि यान फैन ने मायरेट स्पिरिट्स रिटर्न टू ओरिजिन एरे में महारत हासिल कर ली है, लेकिन विश्वासियों की युद्ध शक्ति के मामले में वह अभी भी थोड़ा पीछे है। जरूरी नहीं, इस लड़के ने मध्यावधि परीक्षा के दौरान सबसे अधिक संसाधन जुटाए। अकेले स्कूल द्वारा दिए गए 10 अरब आस्था अंक ही उसके अनुयायियों की संख्या में काफी वृद्धि करने के लिए पर्याप्त होंगे। खैर, लड़ाई तो होनी ही है। ये लुओ मिंगत्सुआन तुच्छ है, मुझे लगता है कि वो जोरदार प्रहार करेगा। सामान्य अभ्यास सत्रों के दौरान ये सहपाठी विश्वासियों की लड़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं करते थे, लेकिन अभी वे लुओ मिंगत्सुआन और यान फैन के बीच की लड़ाई में अधिक रुचि रखते थे। मुक्केबाजी में जान से मारने की कोशिश करना अभ्यास करने से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। अपने अनुयायियों के ठीक ऊपर भुजाएं बांधे हुए लुओ मिंगत्सुआन ने कहा, यान फैन, आखिरकार मुझे तुमसे असली लड़ाई लड़ने का मौका मिल गया है। हार मत मानो। नहीं, रुको, अगर तुम हार भी मान लेते हो तो भी मैं नहीं रुकूंगा।
इस अखाड़े में दोनों पक्षों की सहमति जरूरी है, तभी यह खत्म हो सकता है। हा हा हा। अगर हम पूरी ताकत से लड़ें तो मुझे डर है कि आपका नुकसान कम नहीं होगा, यान फैन ने उत्सुकता से पूछा। लुओ मिंगक्सुआन ने एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, इससे बस थोड़ी सी ताकत मिल रही है। आखिरकार आपने जनता को नाराज कर दिया है और सभी एक साझा दुश्मन के खिलाफ एकजुट हैं। तो बात कुछ ऐसी है। ये शब्द सुनते ही यान फैन ने अपनी विशिष्ट सेना को बुला लिया। एक चौथे स्तर का प्राणी, 300 तीसरे स्तर के प्राणी, 6000 दूसरे स्तर के प्राणी और बाकी सभी पहले स्तर के प्राणी थे। इस दृश्य को देखकर माहौल काफी हद तक शांत हो गया। अरे यार, इस आदमी ने तो अपनी ताकत को वाकई छुपा रखा था। ये सभी अलग अलग स्तरों में बंटे हुए हैं और यहाँ तक कि चौथे स्तर का भी एक समर्थक है। यह युद्ध शक्ति इस श्रेणी में शीर्ष 10 में होनी चाहिए, है ना? ये कुछ संदिग्ध है। मध्यावधि परीक्षा हुए अभी 1 महीना भी नहीं बीता है ना? उसने इतनी जल्दी सुधार कैसे कर लिया? बकवास, इतनी जल्दी कैसे हो गया? मध्यावधि परीक्षा इतनी खतरनाक थी, फिर भी उसने अपनी ताकत छुपा रखी थी। ये लड़का तो हद से ज्यादा धूर्त है, हमें सामने खड़े होकर बेवकूफों की तरह देख रहा था। कमीने, कमीने, ली चेंगजे ने गुस्से से कहा। उस दिन यान फैन के अनुयायियों में एक भी तीसरे स्तर का प्राणी नहीं था और बाद में उनकी खोज करने वाले सभी नश्वर अनुयायी थे जिन्होंने कपड़े भी नहीं पहने थे। इतने कम समय में इस स्तर तक सुधार करके वह किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका एकमात्र तर्कसंगत स्पष्टीकरण यही था कि यान फैन ने उस दिन अपनी ताकत छिपा रखी थी। उस समय उसने जिस तरह से अपने दिल और फेफड़ों को सबके सामने खोलकर रख दिया था, उसे याद करके ली चेंजे खुद को 2 बार थप्पड़ मारना चाहता था। ली तियानहेन का चेहरा भी उतना ही बदसूरत था। अखाड़े में लुओ मिंगक्सुआन को देखकर वह चाहता था कि काश वह तुरंत उसके साथ अपनी जगह बदल लेता। यदि उसने इस खलनायक के अनुयायियों का सफाया नहीं किया तो उसका दाव हृदय अस्थिर हो जाएगा। तुम, लुओ मिंगक्सुआन ने अपनी उंगली से यान फैन की ओर इशारा किया। वह काफी देर तक एक शब्द भी नहीं बोल पाया। यान फैन ने मायरिएट स्पिरिट्स रिटर्न टू ओरिजिन एरे में महारत हासिल कर ली थी और अब उसके अनुयायियों की कुल शक्ति उससे कहीं अधिक थी। चाहे वे जान की बाजी लगा दे, वह विरोधी पक्ष को कितना नुकसान पहुंचा सकता था। मैं हार स्वीकार करता हूँ, लुओ मिंगक्सुआन ने हाथ उठाकर कहा। मार डालो, यान फैन ने ताना मारा। हरामी। दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई और देखते ही देखते खून की गंध हवा में फैल गई। उनकी ताकत तो कहीं अधिक थी ही, साथ ही स्पिरिट आइस वर्कशॉप में एक 200 वर्षों के प्रशिक्षण के बाद यान फैन के 10,000 सैनिक डी रैंक के हथियारों से लैस थे। इसके विपरीत लुओ मिंगक्सुआन के तीसरे स्तर के अनुयायी डी रैंक के साथ जो सामान पहने हुए थे, जबकि बाकी सभी एफ रैंक के थे। सरनी के लाभ के साथ मिलकर यह मूल रूप से एक तरफा हार थी। अपने 10,000 कुलीन सैनिकों को घास की तरह कटते हुए देखकर लुओ मिंगक्सुआन का चेहरा कोयले की तरह काला पड़ गया। अंत में यान फैन ने 800 से अधिक प्रथम श्रेणी के अनुयायियों की जान की कीमत पर प्रतिद्वंद्वी के अनुयायियों का सफाया कर दिया। 800 से अधिक प्रथम श्रेणी के प्राणी। हालांकि युद्ध का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, लेकिन यह पूरी तरह से अप्रभावी भी नहीं था। लुओ मिंगक्सुआन ने मन ही मन खुद को केवल यही दिलासा दिया। अगर उसे पता होता कि यान फैन के दिव्य साम्राज्य में प्रथम श्रेणी के प्राणियों की संख्या 10 लाख तक पहुंच चुकी है, तो शायद वह इतना क्रोधित हो जाता कि खून की उल्टी कर देता। युद्ध समाप्त हुआ, दिव्य राज्य के युद्ध क्षेत्र की पाबंदियां खुल गई और काओ वान उदास चेहरे के साथ आगे बढ़ा। हमारे प्रथम कक्षा के छात्रों में वाकई बहुत साहस है, अपने ही देशवासियों को मारते समय भी कोई दया नहीं दिखाते, काओ वान ने व्यंग्यपूर्वक कहा। अगर दूसरे लोग कड़ा प्रहार करना चाहते हैं तो मुझे प्रतिरोध करना होगा, यान फैन ने बेबसी से कहा। हर दिन तुम्हारे साथ ऐसा ही होता है। बाकी छात्रों के बीच होने वाली लड़ाइयों में इतनी भारी जानमाल की हानि क्यों नहीं होती? लोग मुझसे नफरत करते हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम जानते हो कि लोग तुमसे नफरत करते हैं, फिर भी तुम इतनी बेरहमी से वार करते हो। मैंने इस बारे में काफी सोचा है और मुझे लगता है कि इस तरह चलते रहना कोई समाधान नहीं है। भविष्य में जो भी मुझसे अखाड़े में जान की बाजी लगाकर लड़ना चाहे, मुझे पहले से बता दे और मैं पूरी ताकत से उसका साथ दूंगा, यान फैन ने ठंडे स्वर में सबकी ओर मुड़कर कहा। पर्याप्त शक्ति प्राप्त करने के बाद अब अपना अधिकार स्थापित करने का समय था। उसने जिस युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया था, उसे देखते हुए लुओ बिंग और ली तियानहेन को छोड़कर शायद ही किसी और में अंत तक उससे लड़ने का साहस हो। मैं पहली क्लास से निकल रहा हूँ, यान फैन ने हाथ हिलाया। पिछले कुछ दिनों से उसे लड़ाई के तुरंत बाद निकलने की आदत हो गई थी। रुको, काओ वान अचानक बोल पड़ा। शिक्षक काओ, क्या और कुछ है? यान फैन उलझन में दिख रहा था। मायरिएट स्पिरिट्स रिटर्न टू ओरिजिन एरे केवल एफ रैंक का एरे है, इसमें कोई स्पष्ट लाभ नहीं है और इसकी क्षमता सीमित है। चूंकि आपकी समझ अच्छी है, इसलिए रक्षात्मक और आक्रामक एरे का एक सेट खरीद ले और डी रैंक से ऊपर न जाएं। सी रैंक और उससे ऊपर के एरे के लिए ची रिफाइनिंग या मार्शल डिसिपल स्तर के अनुयायियों की तैनाती आवश्यक है। धन्यवाद शिक्षक काओ, यान फैन थोड़ा प्रसन्न हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा व्यक्ति वास्तव में उसे ध्यान से पढ़ाएगा। काओ वान ने यान फैन की बात अनसुनी कर दी और सीधे लुओ मिंगक्सुआन की ओर मुड़कर चिल्लाया, तुम्हारी व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और तुम्हारे अनुयायियों की नींव भी उतनी ही अस्थिर है। इस चौथे स्तर के प्राणी को किसी शक्तिवर्धक गोली का प्रयोग करके जबरदस्ती शक्ति प्रदान की गई है ना? ये देखने में तो डरावना लगता है, लेकिन बेकार है। क्या तुम्हारा दिमाग बकवास से भरा है? जल्दी लौटकर ठीक से सोच विचार करो। तुम्हारी प्रतिभा तुच्छ है और तुम मूर्ख हो। अगर तुम अच्छे परिवार में पैदा न हुए होते तो कुछ भी न होते। एकदम बेकार। काओ वान द्वारा इस तरह डांटे जाने पर लुओ मिंगक्सुआन की आंखों में आंसू आने लगे। इस दृश्य को देखकर यान फैन बेहद तरोताजा महसूस कर रहा था और अपनी हंसी नहीं रोक सका। माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता था। अलविदा। काओ वान से उपदेश सुनने की इच्छा न रखते हुए यान फैन ने जल्दी से आभासी दुनिया से बाहर निकल गया। अध्याय 78, एक पूर्ण बल युद्ध, क्या ये सार्थक है?
कक्षा 1, 12वीं कक्षा के सभी छात्र काओ वान का सम्मान क्यों करते थे, इसका एक कारण था। हालांकि उनकी भाषा भद्र थी और वे छात्रों के प्रति बहुत सख्त थे, फिर भी उनके शिक्षण के सिद्धांत वास्तव में सराहनीय थे। वे सभी के साथ समान व्यवहार करते थे, चाहे उनकी प्रतिभा कैसी भी हो। ऐसा व्यक्ति अग्रिम मोर्चे पर एक अच्छा सेनापति साबित होगा। यांग फैन के विपरीत, जो संतुष्टि महसूस कर रहा था, लुओ मिंगक्सुआ ने समय अपने विला में एक पागल आदमी की तरह चीजें तोड़ रहा था। यान फैन, तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। शक्ति प्रदर्शन के बाद आगामी वास्तविक मुकाबले काफी सामान्य रहे। यान फैन के खिलाफ मुकाबला करने वाले कई सहपाठियों ने मंच पर आते ही सबसे पहले यही कहा कि यह मुख्य रूप से अभ्यास के लिए था। यान फैन सहर्ष सहमत हो गया, उसे दूसरों का वध करने का कोई शौक नहीं था और साधारण हाथापाई ही काओ वान के लिए कमियों को इंगित करने के लिए पर्याप्त थी। 10 से अधिक दिन और बीत गए। डी ग्रेड ब्लैक टोर्टोइस लाइफ एक्सटिंग्विशिंग एरे अभी भी यान फैन के मौजूदा अनुयायियों के लिए बहुत जटिल था। उन्होंने काओ वान के सुझाव को अपनाया और यांगी से चर्चा करने के बाद 2 ग्रेड एरे चुने। इनमें से एक था लॉकिंग हेवन एरे, जिसका मुख्य उद्देश्य नियंत्रण और रक्षा करना था। एक था एक्सटिंग्विशिंग गॉड एरे, जिसका मुख्य उद्देश्य गला घोटना और संरचनाओं को तोड़ना था। 10 गुना विकास प्रतिभा से संपन्न यान फैन स्वयं इन तकनीकों पर शोध करने में समय और प्रयास बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे बाद में अपने अनुयायियों को सिखाना था। इसके बजाय उसने उन्हें सीधे ट्रांसमिशन टावर में रख दिया, ताकि वे स्वयं ही इनका अध्ययन कर सकें। माध्यमिक विद्यालय प्रवेश परीक्षा समाप्त हुए 1 महीने से अधिक समय बीत चुका था। इतनी तीव्र प्रगति के कारण उनके दिव्य राज्य ने पूरे 300 वर्ष पूरे कर लिए थे। अब उनके अनुयायियों की संख्या में वृद्धि रुक चुकी थी, क्योंकि वह अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच चुकी थी। विश्वासी, श्रेणी 4 के प्राणी 100, श्रेणी 3 के प्राणी 3310, श्रेणी 2 के प्राणी 40,000, श्रेणी 1 के प्राणी 4 मिलियन, नश्वर 32 मिलियन। रिश्तेदार, छोटी आत्माएं 17-18। तकनीकें, पंचतत्व साधना तकनीक, वज्र अविनाशी तकनीक, स्वर्ग अवरोधन सरणी ई ग्रेड, ईश्वर विसर्जन सरणी ई ग्रेड, असंख्य आत्माओं की उत्पत्ति में वापसी सरणी, महान सफलता चरण, काला कछुआ जीवन विसर्जन सरणी। आस्था अंक 1.12 बिलियन, प्रतिदिन प्रदान किए गए आस्था अंक 360.4। लगभग 40 मिलियन की आबादी, ये पहले से ही एक दिव्य सत्ता के दिव्य राज्य के अनुयायियों की सीमा थी। जनसंख्या विस्फोट के साथ यांगी ने पहले ही जमीन पर 5 पूरी तरह से स्वचालित कंसंट्रेटर स्थापित कर दिए थे, जिनका उत्पादन पूरी क्षमता से चल रहा था। ये 500 ताइसुई थे और 1 अरब मूल्य का ताइसुई मांस लगातार उत्पादित किया जा रहा था। क्योंकि आध्यात्मिक फल प्रचुर मात्रा में थे, इसलिए विश्वासियों के शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए यांगी ने विशेष रूप से आध्यात्मिक फलों के परिवहन के लिए 20 और सुपरसोनिक विमान खरीदे। जमीन पर मौजूद विश्वासी न केवल पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक मांस खा सकते थे, बल्कि प्रत्येक भोजन के साथ 2 या 3 आध्यात्मिक फल भी प्राप्त कर सकते थे। उनका जीवन दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा था। अब केवल विश्वासियों पर निर्भर रहते हुए यान फैन प्रतिदिन 360.4 आस्था अंक प्राप्त कर सकता था। वह पहले ही अर्धदेवता बनने की दिशा में 1/3 दूरी तय कर चुका था। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अभी भी 4 महीने से अधिक का समय था। अपनी विकास प्रतिभा का लाभ उठाते हुए उनके दिव्य राज्य के पास विकास के लिए पूरे 1000 से अधिक वर्षों का समय था। यान फैन को तो यह भी विश्वास था कि कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले ही उसके पास अर्धदेवता बनने का मौका है। ये सब मध्यावधि परीक्षा के नतीजों की बदौलत संभव हुआ। पेंगलाई द्वीप और स्पिरिट पीच माउंटेन ने उनकी बहुत मदद की। लेटते समय स्वतः ही शक्तिवान हो जाने का यह अनुभव वास्तव में अद्भुत था। आज मेरा शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस हो रहा है। कुछ दिन पहले जब मैं जिम गया था तो मैंने 5 टन की ताकत से मुक्के मारे थे। अब तो मेरी ताकत का क्या हाल होगा, ये सोचकर हैरानी होती है। अपने शरीर में छिपी भयानक शक्ति को महसूस करते हुए यान फैन सचमुच किसी से जबरदस्त लड़ाई करना चाहता था। एक खूबसूरत दिन की शुरुआत होती है। सबसे पहले कक्षा में जाओ। ये सोचते हुए यान फैन ने अपना हेलमेट पहन लिया। आज भी डिवाइन किंगडम के युद्ध क्षेत्र में 2 खिलाड़ियों के बीच मुकाबला था। यान फैन को हाल ही में देर से आने की आदत हो गई थी। वैसे भी कोई न कोई उसे उपयुक्त प्रतिद्वंद्वी ढूंढने में मदद कर देगा और उसे इस बात पर मेहनत करने की जरूरत नहीं थी कि उसका मुकाबला किससे होगा। जैसे ही यान फैन युद्ध क्षेत्र से बाहर आया, ली तियानहेन की बाग जैसी निगाहें तुरंत उस पर टिक गई। अब तुम मुझे चुनौती दे सकते हो, यान फैन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। ये दूसरा महीना है, क्या तुम फिर से मेरे पास 10,000 मनुष्यों को मारने के लिए भेजने की योजना बना रहे हो? ली तियानहेन ने गुस्से से कहा। अगर यान फैन इसी तरह बेशर्मी से काम करता रहा तो वह दूसरे पक्ष के खिलाफ सचमुच कुछ भी नहीं कर पाएगा। ली तियानहेन को पूरा भरोसा था कि वह अपनी ताकत से यान फैन को कुचल सकता है, लेकिन दूसरा पक्ष उससे लड़ना नहीं चाहता था। ली चेंगजे और अन्य लोगों को मजबूर करने की बात तो दूर, वह ऐसा करने के लिए कहने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। यान फैन ने जिस ताकत का प्रदर्शन किया है, उसे देखते हुए ली चेंगजे भी संभवतः अपने कई उच्च स्तरीय अनुयायियों को खो देगा। कॉलेज प्रवेश परीक्षा नजदीक आती जा रही है। ऐसे में अगर अनुयायियों की संख्या में भारी कमी आए तो वह अपने परिवार को जवाब देने में सक्षम नहीं होगा। कोई बात नहीं, जब तक आप अपना गुस्सा निकाल सकते हैं, ठीक है, यान फैन ने उदासीनता से कहा। आखिरकार मध्यावधि परीक्षा के दौरान गलती उसी की थी और यान फैन को अभी भी थोड़ा अपराधबोध महसूस हो रहा था। यान फैन को इस हालत में देखकर ली तियानहेन गुस्से से आग बबूला हो गया। मैं अपना गुस्सा निकाल नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारा ऐसा व्यवहार मुझे बहुत गुस्सा दिला रहा है। मैं बहुत नाराज हूँ।
कोट डॉट 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 कोट। दूसरे पक्ष को इस तरह व्यवहार करते देख जैसे उसकी पूंछ पर किसी ने पैर रख दिया हो, यांग फेन पूरी तरह से अचंभित रह गया। आपको 10,000 अनुयायियों को मारने का आदेश दिया जाए और फिर भी आप तैयार नहीं हैं। रिंग पर चढ़कर चिल्लाना, ये किस तरह का व्यवहार है? काओ वांग ने अपना माथा रगड़ने से खुद को नहीं रोका। वह ली तियानहेन के बारे में बहुत अच्छी राय रखता था। युद्ध के मैदान में तैनात यह मैड ब्लड प्रतिभा निस्संदेह एक प्रमुख घातक हथियार थी। बात बस इतनी सी थी कि उस आदमी का दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। वह बच्चों की तरह जो मन में आता था वही बोल देता था। दोनों रिंग के पास पहुंचे और ली तियानहेन ने तुरंत अपने अनुयायियों को बुलाया। 11 टियर 5 प्राणी, 1200 टियर 4 प्राणी और बाकी सभी टियर 3 के थे। एक महीने पहले की तुलना में उसकी ताकत काफी अधिक थी। यांग फैन, अगर तुम मर्द हो तो पूरी ताकत से लड़ो। आज के बाद मैं अतीत के सारे मामले भुला दूंगा। आपसे तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानता और हम अजनबी होंगे। ली तियानहेन ने गंभीरता से कहा। अगर वह यान फैन को थोड़ा सा भी खून नहीं बहा सका तो ली तियानहेन सचमुच इस गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन स्कूल के नियमों के अनुसार यदि दूसरा पक्ष लगातार बेशर्मी भरा व्यवहार करता रहा तो उसके पास इससे निपटने का कोई अच्छा तरीका नहीं था। ली तियानहेन केवल इतना ही कह सका, एक बार जब वह यान फैन के उच्च स्तरीय न्यायों का सफाया कर देगा तो यह उसके भाइयों और स्वयं के लिए एक स्पष्टीकरण के रूप में काम करेगा। क्या आप निश्चित हैं? यान फैन की आंखें चमक उठी। ये सही है। ठीक है, आज की लड़ाई के बाद हमारा आपस में कोई वास्ता नहीं रहेगा। लेकिन मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अगर तुम लड़ने की हिम्मत नहीं करते तो बाद में मुझसे पंगा मत लेना। यान फैन ने कहा। बकवास बंद करो, जल्दी करो और पूरी ताकत से मुझसे लड़ो। ली तियानहेन ने व्यंग्य किया। ये कैसा मजाक है? क्या वो लड़ने से डरेगा? यान फैन ने हाथ हिलाकर अपने सभी सबसे मजबूत अनुयायियों को बुलाया। 100 चौथे स्तर के प्राणी, 3000 तीसरे स्तर के प्राणी और बाकी सभी दूसरे स्तर के प्राणी थे। इस तरह की युद्ध क्षमता लुओ मिंगक्सुआन से लड़ने के दौरान की तुलना में एक स्तर से भी अधिक मजबूत थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही यान फैन के अनुयायी ली तियानहेन के अनुयायियों जितने शक्तिशाली न हो, फिर भी उन्होंने असंख्य आत्माओं की उत्पत्ति में वापसी की सरनी की महान सफलता की अवस्था प्राप्त कर ली थी। यदि यह वास्तव में मृत्यु तक की लड़ाई होती तो उनके लिए प्रतिद्वंद्वी को भारी नुकसान पहुंचाना असंभव नहीं था। एवोल्यूशन टैलेंट के साथ यान फैन को अपने अनुयायियों को खोने का डर नहीं था। उसे एक और महीना दीजिए और वह एक और भी मजबूत सेना खड़ी कर सकता था। हालांकि ली तियानहेन अलग था। यान फैन ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए उस कठिन समस्या को दूसरी तरफ फेंक दिया। रिंग पर तैनात दोनों सेनाओं को देखते हुए पूरा दृश्य सन्नाटे में था। यान फैन बहुत शक्तिशाली है। हालांकि वो तियानहेन भाई का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अगर वे सचमुच उसकी सारणियों पर भरोसा करते हुए जानलेवा लड़ाई लड़ते हैं तो मुझे डर है कि वह कई उच्च स्तरीय न्यायों को खो देगा। ली चेंगज़े ने अपनी लाल नीली और ली तियानहेन को देखते हुए उसकी आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी। उनके बगल में बैठे लुओ बिन के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अब सिर्फ 4 महीने बचे हैं। क्या सिर्फ गुस्सा निकालने के लिए इतना समय देना वाकई उचित है? अध्याय 79 निर्लज लोग लापरवाहों से डरते हैं। लुओ बिन भी उतना ही हैरान था। यान फैन ने अपनी इतनी शक्ति छिपा रखी थी। ऐसी युद्ध क्षमता के साथ उसे दिव्य सिमुलेशन रैंकिंग में लुओ परिवार के शीर्ष 5 में जगह बना लेनी चाहिए थी। पिताजी, यान फैन का चरित्र भले ही कमजोर हो लेकिन उसकी ताकत वाकई जबरदस्त है। यान फैन को देखते हुए लुओ बिन की आंखों में गंभीरता आ गई। जैसा कि उम्मीद थी, ली तियानहेन ने इस बार सीधे हमला नहीं किया। वह हिचकिचाया। उसके लिए हिचकिचाए बिना रहना असंभव था। कॉलेज प्रवेश परीक्षा उसके भविष्य के विकास को प्रभावित करेगी। क्या सिर्फ एक बात साबित करने के लिए ये परीक्षा देना वाकई उचित था? क्यों ना हम इसे भूल जाएं? चलिए बस एक दोस्ताना मुकाबला कर लेते हैं, यान फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। यान फैन की सौम्य मुस्कान को देखकर ली तियानहेन को अचानक पड़ रही दिव्य साम्राज्य में दूसरे पक्ष द्वारा कही गई बातें और साथ ही वह दृश्य याद आ गया जब उन्होंने भाइयों की तरह व्यवहार किया था। तेरी माँ को भाड़ में जाने दो, मैं तुझे मार डालूंगा। पागल रक्त, सक्रिय हो। मेरे अनुयायियों, मेरे लिए दूसरी तरफ की सभी दुश्मनों को मार डालो। ली तियानहेन ने तुरंत अपनी क्षमता को सक्रिय कर दिया और उसकी सेना की गति 30% बढ़ गई। उसके अनुयायी खूंखार भेड़ियों की तरह शिकार की तलाश में सीधे आगे बढ़ गए। धिक्कार है, यह आदमी कितना लापरवाह है। क्या वह सचमुच खेल रहा है? यान फैन अवाक रह गया। वह केवल इसलिए निडर था क्योंकि उसके पास विकास की प्रतिभा थी। ये ली तियानहेन महज एक उतावला युवक था। क्या उसने परिणामों के बारे में नहीं सोचा जब उसका दिमाग अचानक काम करना बंद कर दिया और वह आगे बढ़ गया? यान फैन को भी अंदर ही अंदर कड़वाहट महसूस हो रही थी। वह असली लड़ाई नहीं चाहता था। अगर ये सभी अनुयायी मारे जाते तो उसका दिल दुखता। असल में वह इस अवसर का उपयोग दूसरे पक्ष को पीछे हटने पर मजबूर करने और अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए करना चाहता था, ताकि भविष्य में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए शत्रुता को मित्रता में बदल सके। इससे तो दुश्मनी और भी गहरी हो जाएगी। यान फैन के अनुयायियों ने अपनी संरचना तैयार कर ली थी। सबसे आगे के सैनिकों ने वज्र अविनाशी तकनीक का अभ्यास कर लिया था और एक व्यक्ति के बराबर ऊंची ढालें धारण कर रखी थी ताकि वे हमले की पहली लहर को रोक सके। एक जोरदार धमाके के साथ तलवार की रोशनी की एक चमक गुजरी और सेना के अग्रभाग में मार्शल आर्ट का अनुसरण करने वाले कई द्वितीय श्रेणी के जीव कमर से 2 हिस्सों में कट गए। डी ग्रेड के हथियार, ढाल, कवच और अनुयायियों के शरीर सभी 2 भागों में बंट गए। ली तियानहेन ने 3 शीर्ष 5 अनुयायियों के साथ मिलकर नेतृत्व किया और बांस की तरह तेजी से आगे बढ़े, जैसे बांस को फाड़ा जा रहा हो।
आखिरकार यह महान सफलता के चरण में असंख्य आत्माओं की उत्पत्ति पर वापसी की एक सरणी थी। जिन स्थानों पर संरचना को अभी अभी नुकसान पहुंचा था उन्हें तुरंत अन्य विश्वासियों द्वारा भर दिया गया था। मारना। भव्य सारणियों की आड़ में एक अन्यायी ने लाइट बॉडी आर्ट का प्रयोग किया और वह उस दुश्मन के बगल में एक भूत की तरह प्रकट हुआ जिसने अभी अभी अपनी तलवार चलाई थी। एक चीरने जैसी आवाज के साथ एक लंबी तलवार ने वार किया और ली त्यानहेंग के उस 5वें स्तर के अन्यायी का एक हाथ कट गया। ये तो संघर्ष की शुरुआत मात्र थी। यदि लड़ाई जारी रहती तो निश्चित रूप से दोनों पक्षों का विनाश हो जाता। रुको तुम सब, ली त्यानहेंग, क्या तुम पागल हो गए हो? स्थिति को भांपते हुए काओ वान तुरंत उनके अखाड़े के बाहर प्रकट हुए। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। एक बार जब दिव्य राज्य का युद्ध क्षेत्र खुल जाता है तो ये तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक कि दोनों पक्ष सहमत न हो या एक पक्ष के सभी अनुयायी मारे न जाएं। यहाँ तक कि देवताओं के गुरु काओ वान भी आभासी दुनिया के नियमों में हस्तक्षेप नहीं कर सके। ली त्यानहेंग और यान फैन दोनों ही शारीरिक रूप से काफी मजबूत थे और यान काउंटी नंबर 1 मिडिल स्कूल की कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए वरीयता प्राप्त खिलाड़ी थे। उन्हें बाद में स्कूल के लिए गौरव हासिल करना था। जब उनके अनुयायी जीवन मरण के ऐसे संघर्ष में उलझे हुए हैं और उच्च कोटि के अनुयायी इसमें बुरी तरह से लीन है तो अगर स्कूल बोर्ड को इस बारे में पता चल गया तो कक्षा 1 के शिक्षक को संभवतः नौकरी से निकाल दिया जाएगा। काओ वान ने यान फैन की ताकत का गलत आकलन किया था और उससे भी ज्यादा ली त्यानहेंग के उग्र स्वभाव को गलत समझा था। छात्रों के समूह में से एक भी छात्र ने उसे मन की शांति नहीं दी। काओ वान के सवालों को सुनकर ली त्यानहेंग ने अनजाने में ही अपनी हरकतें रोक दी। ये देखकर कि दूसरी तरफ से हमला जारी नहीं रखा गया, यान फैन ने भी अपने अनुयायियों को जवाबी हमला करने से रोक दिया। दोनों पक्षों को रुकते देख काओ वान ने राहत की सांस ली। क्लास जल्द ही खत्म होने वाली है। अब से आपको अखाड़े की लड़ाइयों में भाग लेने की अनुमति नहीं है। मैं इनकार करता हूँ, ली त्यानहेंग ने हठपूर्वक कहा। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में केवल 4 महीने बचे हैं। क्या आप वाकई इस क्षणिक आवेग के लिए लड़ना चाहते हैं और अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना चाहते हैं? काओ वान ने अपनी कनपटी मली। उनकी आवाज में कुछ लाचारी थी। बड़े परिवारों के इन बच्चों में दूरदृष्टि, संसाधन और प्रतिभा तो थी ही, लेकिन शायद इसलिए कि वे लाड़ प्यार में पले बड़े थे, इसलिए एक बार जब वे किसी चीज पर अपना मन बना लेते थे तो काफी उग्र हो जाते थे। ली त्यानहेंग ने कोई जवाब नहीं दिया। इस समय उसकी निगाहें अभी भी यान फैन पर टिकी हुई थी जो आक्रोश से भरी हुई थी। पागल मत हो जाना, कृपया पागल मत हो जाना। भविष्य में जब भी तुमसे मिलूंगा मैं जरूर रास्ता बदल लूंगा, यान फैन ने मन ही मन प्रार्थना की। निर्लज लोग निर्भीक लोगों से डरते हैं और निर्भीक लोग लापरवाह लोगों से डरते हैं। वर्तमान स्थिति यह थी कि निर्लज लोग सीधे लापरवाह लोगों से टकरा गए थे, जिसके परिणामस्वरूप स्वाभाविक रूप से दोगुना भय उत्पन्न हो गया था। यान फैन केवल अपने दिव्य साम्राज्य को विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत करना चाहता था। वह वास्तव में इस तरह का काम नहीं करना चाहता था जिसमें उसे बिना किसी लाभ के अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े। बस करो, अगर तुम ऐसा करने पर अड़े हो तो मैं अभी तुम्हारे पिता से बात करने का इंतजाम कर दूंगा और उन्हें तुमसे बात करवा दूंगा, काओ वान ने ठंडे लहजे में कहा। ली त्यानहेंग की आंखें धीरे धीरे शांत हो गई और उन्होंने कुछ अनिच्छा से कहा, मैं इस मैच को समाप्त करने के लिए सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ, यान फैन ने तुरंत दोहराया, क्योंकि उसे डर था कि दूसरा पक्ष अपना मन बदल सकता है। अखाड़े पर लगी पाबंदियां हटा दी गईं। अपने अनुयायियों को याद करने के बाद यान फैन तुरंत आभासी दुनिया से बाहर निकल गया। यह अच्छी बात है कि नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। ये युवा लोग कुछ भी करते समय परिणामों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। यान सिटी स्थित अपने विला में बैठे यान फैन ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, मानो वह किसी आपदा से बच गए हों। यदि इस युद्ध में वे 10,000 विशिष्ट सैनिक मारे जाते तो इससे उनके दिव्य साम्राज्य के विकास में बाधा उत्पन्न होती। इस समय आभासी दुनिया में ली चेंगजे अपना मैच पहले ही समाप्त कर चुका था। भाई, तुमने तो मुझे लगभग मौत के घाट ही उतार दिया था। इतने सारे उच्च कोटि के अनुयायियों की मौत के बाद जब हम परिवार के पास लौटेंगे तो मुझे भी तुम्हारे साथ ही सजा भुगतनी पड़ेगी, ली चेंगजे ने मजबूरी में कहा। उसकी घमंडी मुस्कान देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया, ली त्यानहेंग ने गुस्से से कहा। भूल जाओ, ऐसे नीच चरित्र वाले लोगों से सामना करने का सबसे अच्छा तरीका उनसे दूर रहना है। ऐसे लोगों से निपटने में हमेशा नुकसान हमारा ही होता है। वैसे भी यान फैन की प्रतिष्ठा तो पहले ही मिट्टी में मिल चुकी है। चाहे स्कूल के दिन हो या समाज में प्रवेश करने के बाद शायद ही कोई उसके साथ सहयोग करना चाहेगा। अकेले लड़ने का विकल्प चुनने वाला यह व्यक्ति अंततः भविष्य में हमसे पीछे छूट जाएगा। भाई, अगर तुम सचमुच दुखी हो तो क्यों न तब तक इंतजार करो जब तक हम देवता न बन जाएं, फिर उसे माफी मंगवाएं और मुआवजा दिलवाएं, ली चेंगजे ने सांत्वना दी। बिल्कुल सही, यान फैन लुओ परिवार का एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति है जिसका उपनाम बाहरी है और जिसने कुछ समय के लिए हमसे आगे निकलने के लिए तुच्छ हथकंडों का सहारा लिया। परिवार के समर्थन के बिना एक बार जब वह अर्धदेवता स्तर पर पहुंच जाएगा तो वह हमसे और भी पीछे छूटता चला जाएगा, एक अन्य व्यक्ति ने कहा। फिलहाल वह एक ऐसा व्यक्ति है जो नंगे पैर चलता है और जूते पहनने वालों से नहीं डरता। हम ली परिवार के सीधे वंशज हैं, ऐसे किसान से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद इस बारे में बात करेंगे। ली परिवार के कई प्रतिभाशाली लोग वहां जमा हो गए। ये दृश्य देखकर दूर खड़े काओ वान ने अपना सिर हिलाया। उन्होंने चैट बॉक्स खोला और एक संदेश संपादित किया, आपके बेटे का स्वभाव अभी भी बहुत खराब है, आपको उसे अच्छी तरह से सिखाना चाहिए। संलग्न दिव्य साम्राज्य युद्ध क्षेत्र का आज का वीडियो। अगले दिन यान फैन ने निर्देशांकों पर क्लिक किया, लेकिन उसकी चेतना दिव्य साम्राज्य के युद्ध क्षेत्र में नहीं पहुंची, बल्कि वह कक्षा में था। सभी के आगमन को देखकर मंच पर खड़े काओ वान ने जोर से कहा, दिव्य साम्राज्य युद्ध क्षेत्र में होने वाली लड़ाइयां आपकी युद्ध क्षमताओं को निखारने के लिए है। हालांकि यह केवल 10,000 सैनिकों की टुकड़ी है, भविष्य में होने वाली बड़े पैमाने की लड़ाइयां भी इसी आधार पर होंगी। ये कॉलेज प्रवेश परीक्षा की पहली परीक्षा भी है जिसके लिए 100 अकादमिक क्रेडिट दिए जाते हैं।
बेशक, यदि आप में से कोई भी कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले काउंटी में डिवाइन सिमुलेशन रैंकिंग में अपनी रैंकिंग को शीर्ष 10,000 में लाने की क्षमता रखता है, तो आपको परीक्षा से छूट मिल सकती है और सीधे पूरे अंक प्राप्त हो सकते हैं। भविष्य में डिवाइन सिमुलेशन रैंकिंग में संरचनाओं और युद्ध तकनीकों के उपयोग के बारे में यदि आपके कोई प्रश्न हो, तो आप मुझे निजी संदेश भी भेज सकते हैं। अध्याय 80 सत्य। जी शिक्षक जी, सभी ने एक साथ कहा। लुओ बिंग, कक्षा पर्यवेक्षक के रूप में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, विश्वविद्यालय से स्नातक होने और समाज में प्रवेश करने के बाद हमारे युद्ध विद्यालय के दिव्य साम्राज्य का प्राथमिक कार्य क्या होगा? काओ वांग ने पूछा। लुओ बिंग खड़ा हुआ और बोला, हमें परग्रही देवताओं के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम मोर्चे पर उतरना होगा ताकि मानव जाति की लौ कभी बुझ न सके। किताबों में तो यही लिखा है, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह सब सिर्फ बच्चों को उत्तेजित करने के लिए है। काओ वांग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए कहा। ये सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि काओ वांग जैसा सैनिक इतनी नकारात्मक बात कहेगा। काओ वांग ने आगे समझाते हुए कहा, दिव्य साम्राज्य के विकास के लिए बाहरी संसाधनों की भारी मात्रा में आमद की आवश्यकता होती है और इन संसाधनों को प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका युद्ध के माध्यम से है। अजनबी देवताओं के विरुद्ध मोर्चे पर लड़ना, सीधे शब्दों में कहें तो इसका अर्थ है कमजोरों की रक्षा करना, मानव जाति की लौ को बचाए रखना और मानवता के हित में सब कुछ करना। स्पष्ट शब्दों में कहें तो इसका अर्थ है शक्तिशाली बनना, संसाधनों को लूटना, सब कुछ अपने लिए करना। टीचर, आपकी यह बात सुनकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मोर्चे पर मौजूद देवता अब उतने महान नहीं रह गए हैं? हाँ, एक सज्जन व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, इरादों से नहीं। अगर इरादों के आधार पर मूल्यांकन किया जाए तो बेशक ये काम नहीं है, लेकिन अगर हम कर्मों के आधार पर मूल्यांकन करें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि उनके बिना आज आपका जीवन इतना आरामदायक नहीं होता। काओ वांग ने गहरी सांस ली और आगे कहा, इस दुनिया में केवल एक ही संभावना है जो सभी को एक ही दिशा में प्रयास करने के लिए प्रेरित कर सकती है, और वह है लाभ। हर कोई अपने स्वयं के दिव्य राज्य को विकसित करने के लिए काम कर रहा है। यही कारण है कि वे मोर्चे पर शामिल होने और युद्ध में भाग लेने का जोखिम उठाते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया स्वयं संपूर्ण मानव सभ्यता की निरंतरता की रक्षा करती है। क्या आपको लगता है कि वे परग्रही जातियां स्वभाव से सचमुच दुष्ट हैं? वास्तव में वे तो एक जैसी ही हैं। आकाश और पृथ्वी निर्दयी हैं, सभी चीजों को तिनके की कुत्तों की तरह मानते हैं। यदि आप अपने भाग्य को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आप केवल निरंतर स्वयं को मजबूत बना सकते हैं। युद्ध के माध्यम से संसाधन प्राप्त करके खुद को मजबूत करें और मजबूत होने के बाद और भी बड़े युद्ध शुरू करें। यह एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है। मनुष्य ऐसे ही होते हैं और परग्रही जातियां भी ऐसी ही होती हैं। सटीक रूप से कहें तो यह एक ऐसी प्रवृत्ति है जो प्रत्येक जीवित प्राणी के जीन में अंतर्निहित है। ये संसार के सत्य का एक हिस्सा है। चूंकि आप सभी युद्ध के दिव्य राज्य के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, इसलिए आप इस सत्य को जानने के योग्य हैं। सभी ने बहुत ध्यान से सुना। आज काओ वांग के शब्द वास्तव में उनके लिए एक चेतावनी थे। अन्य वर्ग इस बारे में बात क्यों नहीं करते? क्योंकि वे अधिकतर मानव जाति की रसद संबंधी गतिविधियों में लगे रहते हैं, मानव जाति की सूक्ष्म नसों की तरह, और भविष्य में वे संभवतः साधारण दिव्य प्राणी ही होंगे। मानव जाति के सबसे निचले पायदान पर मौजूद गरीब लोग। अमीरों के केक को मत छुओ और गरीबों के विचारों को मत छुओ। जब आप थोड़ा और ऊपर चढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे ये सरल सामाजिक नियम समझ में आ जाएगा। ली त्यानहेंग, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप किसी परग्रही दिव्य साम्राज्य पर आक्रमण करते हैं तो आपको सबसे पहले कौन सी 3 चीजें करने की आवश्यकता होती है? ली त्यानहेंग खड़ा हुआ और बोला, शक्तिशाली बल का प्रयोग करके विरोधी देवता की सभी अनुयायियों का संहार करो। और तब? और क्या बचा है? ली त्यानहेंग ने अपना सिर खुजाया। काओ वांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, बेहतर होगा कि तुम बैठ जाओ। विरोधी के अनुयायियों का संहार करना और दिव्य राज्य के मूल में सेंध लगाना केवल पहला कदम है। दूसरा चरण है स्वयं की रक्षा करना सीखना। जब आप दूसरों पर आक्रमण करने का चुनाव करते हैं तो आपके स्वयं के संपर्क सूत्र भी साथ ही साथ दूसरे पक्ष की नजर में आ जाते हैं। अपने स्वयं के दिव्य साम्राज्य के मूल की रक्षा करना अपने आप में एक अनुशासन है। तीसरा चरण फसल को बचाना है। एक देवता का राज्य अत्यंत विशाल होता है, जिसका क्षेत्रफल कम से कम करोड़ों वर्ग किलोमीटर होता है। संसाधनों को इकट्ठा करना और रक्षात्मक संरचनाओं को नष्ट करना ज्ञान का एक बड़ा क्षेत्र है। शिकारी होने के नाते अपने शिकार को मारने के बाद आपको उसे पूरी तरह से साफ करके खाना चाहिए। हड्डियां, मांस, चमड़ी और यहाँ तक कि बाल, हर एक चीज का भरपूर उपयोग करना चाहिए। इसी को पोषण कहा जाता है। कॉलेज प्रवेश परीक्षा को 2 भागों में बांटा गया है, युद्ध मार्ग और रसद मार्ग। जैसा कि मैंने अभी कहा, हमारा युद्ध पथ 3 परीक्षाओं में विभाजित है। किसी देवता के विरुद्ध नकली युद्ध के समान अनुयायियों की शक्ति का आकलन 100 क्रेडिट। अजनबी दिव्य साम्राज्य में जाकर संसाधन कैसे एकत्र करें 100 क्रेडिट। विदेशी देवताओं के आक्रमण से कैसे बचे और अपने दिव्य राज्य के भीतर रक्षात्मक युद्ध कैसे लड़ें 100 क्रेडिट। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के विशिष्ट तरीके हर साल थोड़े बदलते रहते हैं, लेकिन इसका मूल उद्देश्य आपकी इन 3 क्षमताओं का आकलन करना है। इसी समय काओ वांग ने हल्के से अपनी उंगलियां चटकाईं और उनके पीछे का ब्लैकबोर्ड तुरंत गायब हो गया और उसकी जगह एक हल्के नीले रंग का इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ गया। यान काउंटी नंबर 1 मिडिल स्कूल डिवाइन किंगडम रिसोर्स कलेक्शन लीडरबोर्ड के 2026 बैच। लुओ बिंग 0 अंक, ली त्यानहेंग 0 अंक, कोड ... इसके बाद मैं कक्षा 1 के सभी छात्रों को निर्देशांकों का एक समूह बताऊंगा। ये स्थान एक परग्रही जाति के प्रथम कोटि के देवता का दिव्य साम्राज्य है, काओ वांग ने कहा। जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई, पूरी कक्षा शोरगुल से गूंजने लगी। एक परग्रही देवता? क्या हो रहा है? हमें किसी देवता के दिव्य राज्य के निर्देशांक क्यों दिए जा रहे हैं? आप नहीं चाहते कि हम अंदर जाएं, है ना? फिर से, और इस बार यह एक देवता का दिव्य राज्य है। हम अब भी दिव्य प्राणी हैं, क्या इसे इतना बड़ा चढ़ाकर बताने की जरूरत है?
कोड डॉट 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 कोड। कक्षा 1 के अधिकांश छात्र घबरा गए। मध्यावधि परीक्षा का डर अभी भी उनके मन में ताज़ा था। वे सचमुच भयभीत थे। यहाँ तक कि लुओ बिंग और ली तियानहेंग भी काफी गंभीर दिख रहे थे। वे आत्मविश्वासी थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे मूर्ख थे। एक परग्रही देवता केवल एक उच्च पदस्थ अनुयायी को भेजकर उन सभी का आसानी से संहार कर सकता था। ये तो बस एक आयामी कमी का हमला था। चुप रहो, इस दिव्य राज्य का मूल नष्ट हो चुका है और देवता मर चुके हैं। विद्यालय तुम्हारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। इतना कहते कहते काओवान ने अनजाने में यान फैन की ओर देखा। मध्यावधि परीक्षा के लिए स्कूल द्वारा किए गए प्रबंध के अनुसार यदि यान फैन न होता तो इतनी भारी जानमाल की हानि न होती। पिछली दुर्घटना का प्रभाव कम नहीं था और इसके कारण कई परिवारों ने अपने निवेश वापस ले लिए। ये सुनकर कि देवता की मृत्यु हो चुकी है, कई लोगों ने राहत की सांस ली। किसी दिव्य राज्य की मूल शक्ति उसके अनुयायी होते हैं। देवता की मृत्यु के साथ ही सभी अनुयायी एक ही क्षण में नष्ट हो जाते हैं। अब ऐसा लग रहा था, क्या वह सिर्फ एक संसाधन बिंदु नहीं था? ये सोचते हुए कई सहपाठियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में कट्टरता की झलक दिखाई दी। अपने छात्रों के मन की बात भांपते हुए काओवान ने आगे कहा, इस अलौकिक देवता की मुख्य संपत्तियां पहले ही विद्यालय द्वारा हथिया ली गई हैं, इसलिए सस्ते में कुछ भी हासिल करने के बारे में मत सोचो। वैसे भी तुम जैसे छोटे मोटे लोगों के दिव्य साम्राज्य में ये संपत्तियां पूरी तरह से व्यर्थ होंगी। लेकिन निश्चिंत रहें, क्योंकि यह एक सच्चे देवता का दिव्य साम्राज्य है, इसलिए इसके अंदर प्रचुर मात्रा में संसाधन मौजूद हैं, जैसे कि आध्यात्मिक पौधे, राक्षसी जीव और विभिन्न इमारतें। जब तक आप उन्हें ढूंढ लेते हैं वे आपके हो जाते हैं। प्राप्त वस्तुओं का मूल्य अंततः लीडरबोर्ड पर अंकों के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता की अवधि कॉलेज प्रवेश परीक्षा से एक दिन पहले तक है, जो 4 महीने या दिव्य साम्राज्य में 120 वर्षों के अन्वेषण और संग्रह का समय है। अब से यही आपका मुख्य शिक्षण कार्य है। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। किसी देवता की दिव्य राज्य का क्षेत्र अत्यंत विशाल है। आपकी जनसंख्या और 120 वर्षों के समय के साथ आप इसका पूरी तरह से अन्वेषण नहीं कर सकते। बेहतर यही होगा कि आप एक टीम के रूप में सहयोग करें और अधिक मूल्यवान इमारतों की खोज के लिए गहराई में आगे बढ़ें। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को विद्यालय द्वारा निवेशित रणनीतिक सामग्रियां प्राप्त होंगी। खूब मेहनत करें। आपसे कक्षा के लिए यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यकता हुई तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। ये शब्द कहकर काओवान सीधे आभासी दुनिया से बाहर निकल गया। अध्याय 81 वित्तीय ऋण। इसी दौरान कक्षा 1 के सभी छात्रों को दिव्य राज्य के निर्देशक प्राप्त हुए। ईश्वर विहीन दिव्य राज्य से उन्हें कोई खतरा नहीं था। अधिक से अधिक उनके अनुयायियों को कठोर वातावरण के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता था। काफी लोगों ने पहले ही निर्देशांकों का उपयोग करके अपनी चेतना के साथ प्रवेश किया था और उस स्थान की खोजबीन की थी। उस दिव्य राज्य के भीतर व्याप्त समृद्ध जीवन ऊर्जा को महसूस करते हुए वे सभी अपने चेहरों पर उत्साह लिए कक्षा में लौट आए। फर्स्ट हाई स्कूल ने अपने छात्रों के विकास में वास्तव में उदारता दिखाई, जिससे उन्हें 4 महीनों के दौरान इसके माध्यम से पर्याप्त मात्रा में संसाधन प्राप्त करने की अनुमति मिली। भाई ली, क्या आप एक और व्यक्ति को शामिल कर सकते हैं? सिस्टर बिन, मुझे अपनी टीम में शामिल होने दीजिए। भाई टाई, क्यों ना हम कुछ लोगों को एक साथ इकट्ठा करें? डॉट डॉट डॉट। अधिकांश सहपाठियों ने तुरंत आभासी दुनिया नहीं छोड़ी, बल्कि इसके बजाय उन्होंने एक दूसरे के साथ गुट बनाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। आखिरकार शिक्षक ने तो अभी अभी यही कहा था कि साथ मिलकर खोजबीन करना ही सबसे अच्छा है। जितना भी गहराई में जाते उतने ही अधिक संसाधन प्राप्त होते। भले ही बाद में उन्हें इन संसाधनों को बराबर भागों में बांटना पड़े, फिर भी यह बाहरी परिधि की खोज करने से कहीं बेहतर होगा। जल्द ही कक्षा 1 के सभी छात्र 2 गुटों में बंट गए। एक गुट का नेतृत्व लुओ बिंग कर रहे थे और दूसरे गुट का नेतृत्व ली तियानहेंग कर रहे थे। आखिरकार इस बार स्कूल का पुरस्कार केवल प्रथम स्थान पाने वाले को ही मिल सकता था, इसलिए ये दोनों स्वाभाविक रूप से प्रतियोगी बन गए। संयोगवश लुओ परिवार और ली परिवार दोनों के ही प्रथम कक्षा में काफी प्रतिभाशाली छात्र थे। इस समय दोनों की प्रतिस्पर्धा बराबरी की थी। इसके अलावा 4 या 5 लोगों के कुछ छोटे समूह भी थे जो लुओ बिंग और ली तियानहेंग की टीमों के बराबर नहीं थे, और उन्होंने अपने दिव्य राज्यों को विकसित करने के लिए अधिक संसाधन जुटाने के लिए एक साथ हरर होकर गर्मी पाने का फैसला किया। आखिरी पंक्ति में केवल यान फैन ही अकेला बैठा था, मानो उसे कुछ पता ही न हो। उसकी ताकत काफी अच्छी थी, फिर भी कोई उससे सहयोग करने की हिम्मत नहीं करता था। लुओ परिवार के द्वितीय श्रेणी की प्रतिभाशाली सदस्य होने के बावजूद यान फैन को भी लुओ बिंग से कोई निमंत्रण नहीं मिला। किसे परवाह है, यान फैन ने मन ही मन शिकायत की। वह यहाँ रुककर और अधिक शर्मिंदगी नहीं उठाना चाहता था और तुरंत आभासी दुनिया से बाहर निकल गया। यानचेंग विला के अंदर यान फैन ने निर्देशांकों का अनुसरण किया और उसकी चेतना उस दिव्य साम्राज्य में प्रवेश कर गई। यान ही, क्या आपके पास कोई अच्छा सुझाव है? यान फैन ने मन ही मन पूछा। गुरुजी, इस दिव्य राज्य में खनन के कोई स्पष्ट संकेत नहीं है और इसमें मौजूद संसाधनों की मात्रा अतुलनीय है। अब निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं। 1. लुओ बिंग से मिले और उनकी टीम में शामिल होने के लिए उनसे संपर्क करें। मास्टर द्वारा प्रदर्शित क्षमता के साथ सफलता की दर 50% है और अकेले खोज करने की तुलना में दक्षता लगभग 10 गुना अधिक है। 2. अकेले अन्वेषण करें। वर्तमान दिव्य साम्राज्य की सेनाओं के साथ 120 वर्षों का समय केवल सबसे बाहरी परिधि में ही खोजबीन करने के लिए पर्याप्त है, जिससे अधिकतम 10 अरब आस्थान प्राप्त हो सकते हैं। 3. अन्वेषण प्रकार के उच्च स्तरीय बुद्धिमान जीव को खरीदें। इससे कार्य कुशलता में कम से कम 10 गुना वृद्धि होगी और 120 वर्ष लागत की वसूली के लिए पर्याप्त होंगे। होश में आते ही यान फैन ने तुरंत मॉल खोला और एक उच्च कोटि के बुद्धिमान जीव की खोज शुरू कर दी।
अन्वेषण प्रकार का उच्च स्तरीय बुद्धिमान जीवन 10 अरब आस्था बिंदुओं पर मूल्यांकित। एक विशेष जीव जो ईश्वर की इच्छा से पोषित होता है, बाहरी अन्वेषण और संसाधन प्राप्ति में विशेषज्ञता रखता है, जिसमें स्वायत्त कार्रवाई की उच्च क्षमता और अत्यंत मजबूत पर्यावरणीय अनुकूलन क्षमता होती है। इसकी मुख्य क्षमता सूचना विश्लेषण में निहित है, जो इसे अपरिचित वातावरण में संज्ञानात्मक मॉडल को तेजी से स्थापित करने, भूभाग संरचनाओं, ऊर्जा वितरण और सभ्यतागत रूपों का व्यवस्थित विश्लेषण करने और तदनुसार इष्टतम अन्वेषण योजनाओं को तैयार करने में सक्षम बनाती है। ये रक्षा प्रणालियों की पहचान करने, कमजोर बिंदुओं का पता लगाने और कुशल घुसपैठ और संसाधन अधिग्रहण करने में सक्षम है। इस जीव में संपूर्ण ज्ञान भंडार और गतिशील सीखने की क्षमताएं मौजूद हैं। यह अनुशंसा की जाती है कि द्वितीय कमान प्राधिकरण प्रदान किया जाए, जिससे उसे बाहरी अभियानों के दौरान स्वतंत्र रूप से सहयोगी इकाइयों को भेजने की अनुमति मिल सके ताकि एकत्रीकरण, निर्माण, परिवहन और युद्ध जैसे कार्यों की एक श्रृंखला को अंजाम दिया जा सके, जिससे अन्वेषण और विकास के एकीकृत संचालन को प्राप्त किया जा सके। मूल्यांकन, बाह्य अन्वेषण और संसाधन अधिग्रहण के लिए कोर इंटेलिजेंट लाइफ, विश्लेषण, कमान और रणनीतिक विस्तार क्षमताओं का संयोजन। यांग यी, ये किस तरह का बुद्धिमान जीवन है? यांग फैन ने पूछा। चौथी श्रेणी का बुद्धिमान जीवन। इसकी कीमत आपकी कीमत से इतनी अधिक क्यों है? क्षमताओं का दायरा अलग अलग है। मैं एक अपेक्षाकृत कमजोर एक्चुअरी की तरह दिव्य साम्राज्य के विकास पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। वहीं अन्वेषण प्रकार का उच्च स्तरीय बुद्धिमान जीवन मुख्य रूप से संसाधन एकत्र करने पर ध्यान केंद्रित करता है और कुछ सरल युद्ध अभियानों का नेतृत्व भी कर सकता है। केवल कंप्यूटिंग क्षमता के मामले में मैं इसके बराबर हूँ, लेकिन बाजार में इसकी मांग अधिक है, इसलिए इसकी कीमत अधिक है। ये सुनकर यांग फैन चुप हो गया। 10 अरब आस्थान फिलहाल उसके लिए बहुत महंगे थे। अगर वह इसे खरीदना भी चाहता तो भी वह इसे वह नहीं कर सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे 2 महीने और इंतजार करना पड़े? यांग फैन के मन में कुछ झिझक सी महसूस हुई। ये एक अलौकिक प्रथम श्रेणी के ईश्वर का दिव्य साम्राज्य था और अन्वेषण की 60 वर्षों का नुकसान चुकाने के लिए बहुत बड़ी कीमत थी। गुरुजी, शायद हम बंधक ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं, यांग यी ने उन्हें याद दिलाया। एक ऋण? जी हाँ, मास्टर के पास दिव्य साम्राज्य में 3 रणनीतिक संसाधन हैं, ज्ञान का पत्थर, स्पिरिट पीच माउंटेन और पिंगलाई द्वीप। कई ऋण कंपनियां सहयोग करने को तैयार होंगी। विशिष्ट सुझाव क्या है? ज्ञानोदय पत्थर को गिरवी रखकर मैं इस वित्तीय कमी को पूरी तरह से पूरा कर सकता हूँ। कृपया मुझे ज्ञानोदय पत्थर के लिए बंधक देने की अनुमति दे और मैं तुरंत प्रमुख ऋण कंपनियों के साथ बातचीत शुरू करूंगा। अच्छा, यांग फैन ने तुरंत सहमति जताई। 2 मिनट से भी कम समय बाद यांग यी की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। हमने कुल 103 ऋण कंपनियों के साथ बातचीत की और अब हमने उनमें से 2 सबसे उपयुक्त कंपनियों का चयन कर लिया है। जिंगशी फाइनेंस, ज्ञानोदय पत्थर को गिरवी रखें, ऋण राशि 30 अरब आस्थान, मासिक ब्याज दर 20%। एलिफेंट लोन, एनलाइटनमेंट स्टोन को गिरवी रखें, ऋण राशि 100 बिलियन फेथ पॉइंट्स, मासिक ब्याज दर 10%। तेज आवाज सुनकर यांग फैन पूरी तरह से अचंभित रह गया। 100 से अधिक कंपनियों के साथ बातचीत हुई और आपने इतनी जल्दी बातचीत पूरी कर ली? यांग फैन ने भारी हैरानी व्यक्त की। यांग यी ने बताया, प्रमुख कंपनियों में लेन देन संबंधी कार्यों को संभालने के लिए उच्च स्तरीय बुद्धिमान जीवन प्रणाली मौजूद है और हमारी कार्यकुशलता मनुष्यों की तुलना में 100 मिलियन गुना अधिक है। बहुत बढ़िया। इन दोनों ऋण कंपनियों की शर्तों को देखते हुए यांग फैन ने अपनी भुहें थोड़ी सिकुड़ी और कहा, क्या ये ब्याज दरें कुछ ज्यादा ही ऊंची नहीं है? मास्टर को रिपोर्ट करते हुए, बंधक ऋण मुख्य रूप से अल्पकालिक उधार होते हैं। यह मेरे लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है। इनमें से पार्टिकल लोन और अनिक्सन लोन की मासिक ब्याज दरें 50% तक हैं। इन दोनों कंपनियों द्वारा दिए गए कोटा और ब्याज दरें इतनी अलग क्यों हैं? जिंगशी फाइनेंस का 20% मासिक ब्याज सामान्य सीमा के भीतर है, जबकि एलिफेंट लोन ने इतनी अधिक राशि इस इरादे से दी है कि मास्टर इसे चुकाने में सक्षम नहीं होगा, जिससे उन्हें गिरवी रखी गई संपत्ति को जब्त करने का मौका मिल जाएगा। दिव्य राज्य की खोज को लक्ष्य मानते हुए 30 अरब आस्थान पर्याप्त से अधिक है, यांग यी ने कहा। मास्टर को जिंगशी फाइनेंस चुनने की सलाह दी जाती है। यांग फैन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं आपको एलिफेंट लोन से संपर्क करने, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की अनुमति देता हूं और हम सीधे 100 अरब का बंधक रखेंगे। एवोल्यूशन टैलेंट के साथ यांग फैन को इस 10% मासिक ब्याज की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। यहाँ तक कि अगर एलिफेंट लोन 200 अरब भी दे दे तो भी यांग फैन साहस के साथ उसे चुकाने का साहस रखेगा। यांग यी के साथ इतना समय बिताने के बाद यांग फैन ने एक बात जानी, भले ही दूसरे पक्ष के पास वित्तीय अनुमतियां थी और वह बाहरी दुनिया से संवाद भी कर सकता था, लेकिन ऐसा लगता था कि वह नियमों की एक और परत से प्रतिबंधित था और वह ये समझने में विफल रहा कि उसके दिव्य साम्राज्य की समय प्रवाह दर अन्य लोगों से अलग थी। चूंकि दूसरे पक्ष ने उसे वास्तविक जीवन के इतने सारे मामलों को सुलझाने में मदद की थी, इसलिए उसे बहुत पहले ही इस बात पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन यांग यी ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसे एसएसएस रैंक की प्रतिभा के अस्तित्व के बारे में बिल्कुल भी पता न हो। यांग यी शुरू से ही अपने दैवीय मूल से बंधा हुआ था, इसलिए उसे दूसरे पक्ष द्वारा धोखा दिए जाने की चिंता नहीं थी। यांग फैन को बस इस बारे में थोड़ी जिज्ञासा थी। जैसा कि एक एसएसएस रैंक प्रतिभा से उम्मीद की जाती है, ये वास्तव में इतने शक्तिशाली बुद्धिमान जीवन को भी जरा सा भी पता लगाने से रोक सकता है। यांग फैन ने मन ही मन भरी। अनुबंध पर सफलतापूर्वक हस्ताक्षर हो गए हैं, खाते में 100 अरब की धनराशि आ गई है, ब्याज की गणना दैनिक आधार पर की जाती है और पक्षकार भी किसी भी समय मूलधन और ब्याज का भुगतान कर सकता है। यदि लगातार 2 महीनों तक ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है तो गिरवी रखी गई संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, जिससे खाता पूरी तरह से निपटा दिया जाएगा। फेथ पॉइंट्स 101.5 बिलियन। अध्याय 82, संपत्तियों में भारी उछाल और कौन? यांग फैन ने बिना किसी झिझक के तुरंत एक उच्च स्तरीय अन्वेषण प्रकार का बुद्धिमान जीवन इंटेलिजेंट लाइफ खरीद लिया।
जैसे ही बुद्धिमान जीवन दिव्य साम्राज्य में प्रवेश कर रहा था, यान फैन की चेतना के समक्ष प्रकाश का एक हरा गोला प्रकट हुआ। कृपया रूप, रंग, लिंग, व्यक्तित्व और नाम का चयन करें। सब कुछ बेतरतीब कर दो और इसका नाम यांगेर रख दो। जैसे ही यान फैन ने बोलना समाप्त किया, 7 या 8 साल का दिखने वाला एक छोटा लड़का हरे प्रकाश से प्रकट हुआ। यांगेर ने गुरुजी को प्रणाम किया। छोटे लड़के ने यान फैन को झुककर प्रणाम किया। उसका चेहरा थोड़ा शर्मीला था। यान फैन कुछ हद तक हैरान था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सरलता के लिए यादृच्छिक रूप से चयन करने से एक बच्चे का जन्म होगा। यान फैन को कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार ये एक बुद्धिमान जीव था और इसकी क्षमताएं बिल्कुल निर्विवाद थी। मैं तुम्हें द्वितीयक अधिकार के साथ साथ लक्ष्य के दिव्य साम्राज्य के निर्देशक भी दे रहा हूं। यान फैन ने तुरंत निर्णय लिया। यान फैन के बुद्धिमान जीवन की तरह यांगेर की चेतना भी विद्यालय द्वारा सार्वजनिक किए गए दिव्य साम्राज्य में प्रवेश कर सकती थी। प्रथम श्रेणी के ईश्वरीय दिव्य साम्राज्य का पता चला है, जो जीवन की आभा से भरपूर है, जिसमें प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक पौधे मौजूद हैं, विनाश की कोई संकेत नहीं है और इसका अन्वेषण मूल्य अत्यंत उच्च है। दिव्य साम्राज्य की खोज का समय 120 वर्ष है। दिव्य साम्राज्य की वर्तमान जनसंख्या और सैन्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं 5000 द्वितीय श्रेणी के प्राणियों, 500,000 प्रथम श्रेणी के प्राणियों और 30 लाख सामान्य मनुष्यों का अनुरोध करती हूँ। अन्वेषण की दक्षता बढ़ाने के लिए मुझे ड्रोन, स्पेक्ट्रम डिटेक्टर और पोर्टेबल साधारण गोदाम खरीदने की आवश्यकता है। मैं विशेष रूप से $2 अरब की धनराशि का अनुरोध करता हूँ। यांगेर ने जल्दी से अपनी बात समाप्त की। अनुरोध स्वीकृत। यान फैन ने सिर हिलाया और फिर यांगी से कहा, एक हिस्सा आरक्षित निधि के रूप में रखें और शेष राशि से 40 मन की वाइन स्प्रिंग खरीदें। गुरुजी, क्या ये निवेश बहुत जोखिम भरा नहीं होगा? दीर्घकाल में ज्ञानों के पत्थर का मूल्य कहीं अधिक है। यांगी में मानवीय भावनाएं नहीं थी। उसने केवल शांत भाव से विश्लेषण किया और निष्कर्ष बताया। चिंता मत करो, मेरे अपने तरीके हैं। आपसे हर महीने ब्याज चुकाने के लिए 10 अरब आस्थान अलग रखने के अलावा बाकी सारी आय मंकी वाइन स्प्रिंग्स में निवेश की जाएगी। मैं थोड़े ही समय में उनमें से 100 खरीदना चाहता हूँ। चूंकि यांगी को विकास प्रतिभा के अस्तित्व का एहसास नहीं हो सकता था, इसलिए यान फैन को स्वयं आदेश जारी करना पड़ा। 100 मन की वाइन स्प्रिंग्स स्पिरिट पीच माउंटेन की उत्पादन क्षमता के आधे से अधिक हिस्से पर कब्जा कर लेंगे। तब तक केवल 5 पॉइंट से ही उनकी मासिक आय 100 अरब तक पहुंच जाएगी। अगर उन्हें पहले पता होता कि वे मॉर्गेज लोन ले सकते हैं, तो वे बहुत पहले ही ले लेते। उन्हें अब तक इंतजार नहीं करना पड़ता। एवोल्यूशन टैलेंट के प्रभाव में मूनमील जैसी कम रिटर्न देने वाली इमारतों में निवेश करने से भी हर महीने 10% का मुनाफा मिलेगा। इस घटना के बाद यान फैन को धन प्राप्त करने का एक और तरीका पता चला। भविष्य में जब वह अर्धदेव या देवता बन जाएगा और यदि बेहतर निवेश के अवसर उपलब्ध होंगे, तो वह उधार लेने और अपनी पूंजी को तेजी से बढ़ाने के लिए पूरी तरह से इस विधि का उपयोग कर सकता है। वास्तविकता में लौटते हुए यान फैन की धारणा के अनुसार यांगेर पहले ही एक चेतना इकाई में परिवर्तित हो चुकी थी और बढ़ रही दिव्य साम्राज्य के बाहरी इलाके में प्रकट हुई थी। वो जल्दबाजी में अंदर गहराई तक नहीं गया, बल्कि उसने दर्जनों छोटे ड्रोन डिटेक्टर निकाले, जो उसके पीछे से अलग हो गए, प्रकाश की छोटी धाराओं में बदल गए और तेजी से आसपास के जंगलों और पहाड़ों में गायब हो गए। कुछ ही क्षणों में बड़ी मात्रा में डेटा वापस भेजा जाने लगा। भू संरचना, ऊर्जा में उतार चढ़ाव, जीवन घनत्व। यांगेर की चेतना में सारी जानकारी शीघ्र ही एक पूर्ण मॉडल में समाहित हो गई। दिव्य साम्राज्य के बाहरी क्षेत्र में संसाधन विरल रूप से वितरित है और यहाँ उच्च ऊर्जा प्रतिक्रिया बिंदु स्थानीयकृत है। यांगेर ने स्वयं से बुदबुदाया। अगले ही पल उन्होंने अपना हाथ हिलाया और पल भर में लाखों श्रद्धालु इस स्थान पर पहुंच गए। लक्ष्य निर्धारित। स्पिरिट प्लांट संसाधन। टीम 1, कटाई करें और गोदाम संख्या 1 में भंडारित करें। यद्यपि इस दिव्य राज्य के देवता की मृत्यु हो चुकी थी, फिर भी इस राज्य का पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट नहीं हुआ था। इतनी हरी भरी हरियाली के नीचे स्वाभाविक रूप से काफी संख्या में जंगली जानवर मौजूद थे। हालांकि यांगेर की जानकारी में जब वे जंगली जानवर अभी भी कई किलोमीटर दूर थे, तब उसने पहले ही उनका पीछा करने के लिए दस्ते भेज दिए थे, जिससे नुकसान को अधिकतम सीमा तक कम किया जा सके। बाहरी घेरा सुरक्षित कर लिया गया है, जोखिम नियंत्रण में है। आगे की खोज के लिए आवश्यक शर्तें पूरी हो गई हैं। एक देवता होने के नाते भले ही इस समय उनकी चेतना वास्तविक दुनिया में थी, लेकिन जब तक वह चाहते, वे यांगेर के आसपास घटित होने वाली हर चीज को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। यांगेर की हरकतों को देखकर यान फैन को लगा कि ये किसी खोज जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि ये संसाधनों को इकट्ठा करने की एक मानकीकृत प्रक्रिया थी। ये वाकई में एक उच्च स्तरीय बुद्धिमान जीव होना चाहिए। इसकी दक्षता मेरी तुलना में कहीं अधिक है। यान फैन ने आश्चर्य व्यक्त किए बिना नहीं रह सका। अब जाकर यान फैन को सही मायने में समझ आया कि काओवान का अपव्यय न करो कहने का क्या मतलब था। यांगेर की पूरी संग्रह प्रक्रिया के दौरान बाजार में बेची जा सकने वाली कोई भी चीज, चाहे उसका मूल्य कुछ भी हो, वह उसे इकट्ठा करने के लिए लोगों को भेजता था। निम्न स्तर के स्पिरिट प्लांट, श्रेणीबद्ध राक्षसों के शव और यहाँ तक कि वह आध्यात्मिक मिट्टी भी। यह अभियान बिल्कुल डाकुओं द्वारा एक गांव पर छापा मारने जैसा था, जिसमें शौचालयों की भी जांच की गई थी। इस स्थान के देवता की मृत्यु हो जाने के कारण फेडरेशन के बुद्धिमान जीवन ने संपूर्ण दिव्य साम्राज्य को कवर कर लिया था। सभी छात्रों द्वारा एकत्र की गई प्रत्येक जानकारी को रिकॉर्ड किया जाता था और वास्तविक समय में अपडेट किया जाता था। यान फैन 20,000 अंक, यान फैन 50,000 अंक, यान फैन 120,000 अंक। यांगेर के वहां होने से यान फैन को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। जब उसे एहसास हुआ कि अब और कुछ करने को नहीं है, तो उसने लुओरू को गले लगाया और सो गया। तकनीक के इस मुकाम पर पहुंचने के बाद लोगों को आनंद लेना सीखना चाहिए। अगर काम है तो मशीनें उसे कर देंगी, अगर कुछ करने को नहीं है तो चैन से सोए और परिवार के साथ ज्यादा समय बिताएं, यही सही तरीका है।
यांगेर द्वारा पड़ रही दिव्य साम्राज्य की खोज से प्राप्त संसाधनों को पोर्टेबल गोदामों के माध्यम से बैचों में दिव्य साम्राज्य में वापस लाया गया। दूसरी ओर यांगी ने डिवाइन किंगडम के विकास का प्रबंधन किया और जनसंख्या बढ़ाने और यांगेर के अन्वेषण के लिए सैन्य सुदृढ़ीकरण और रसद आपूर्ति प्रदान करने के लिए ब्रीडिंग कार्ड का उपयोग किया। जहां तक वापस लाए गए संसाधनों की बात है, उन्हें भी बाजार में बैचों में बिक्री के लिए सूचीबद्ध किया गया था और बाद में मंकीवाइन स्प्रिंग्स जैसी अचल संपत्तियों को खरीदा गया था। एक देवता होने के नाते यान फैन इस दौरान एक आलसी व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा था। प्रतिदिन दोनों पक्षों की स्थिति का जायजा लेने के बाद उसे अपने लिए कुछ करने को नहीं मिलता था। रात में वह अपनी पत्नी के साथ समय बिताता था और दिन में चुपके से तियानशियां ग्रेंजियान जाकर अपने पुराने मित्रों से मिलता था। इसका कोई उपाय नहीं था, जीवन बहुत ही सुखमय था और तृप्ति से वासना उत्पन्न होती है। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। क्योंकि पड़ रही दिव्य साम्राज्य का अन्वेषण अभी भी सबसे बाहरी चरण में था, इसलिए यांगेर की दक्षता के बावजूद दिव्य साम्राज्य के भीतर 30 वर्षों में वह केवल 2 अरब मूल्य के संसाधन ही वापस ला सका था। इस लिहाज से यान फैन काफी संतुष्ट थे, क्योंकि उनका स्कोप पहले से ही काफी आगे था। यान फैन 2.142 अरब, लुओ बिंग 896 मिलियन, ली तियानहेन 799 मिलियन, ली शुहाओ 22 मिलियन। कोड रैंकिंग को देखते हुए यान फैन इतना मूर्ख नहीं होगा कि यह सोचे कि उसने इस बार पहला स्थान हासिल कर लिया है। लुओ बिंग और अन्य लोगों की तुलना में उसकी कीमत दोगुनी से भी अधिक होने का कारण पूरी तरह से ये था कि इस बाहरी क्षेत्र में संसाधनों का घनत्व और मूल्य बहुत कम था और यही वह क्षेत्र था जिसमें यांगेर सबसे अच्छा था। जब वे दिव्य साम्राज्य की गहराई में पहुंचेंगे तो शायद रास्ते में मिलने वाली कोई भी इमारत करोड़ों या अरबों की हो सकती है। अंतिम रैंकिंग वास्तव में शक्ति पर ही निर्भर करेगी। फिर भी यान फैन मन ही मन खुश था। इन लोगों को उसे नीचा दिखाने के लिए किसने कहा था? अब वह उन्हें कुचल रहा था। यान फैन का दिव्य साम्राज्य भी बहुत तेजी से विकसित हो रहा था। लगभग 15 अरब की बीमा निधि आरक्षित करने के अलावा यांगी ने अपने सभी शेष आस्था अंक मंकीवाइन स्प्रिंग में निवेश कर दिए। अब उनकी संख्या 63 हो गई थी। 10 गुना विकास प्रतिभा योजना के तहत यान फैन की मासिक आय 63 अरब तक हो सकती थी। शायद 1 महीने से थोड़े अधिक समय में 100 मंकीवाइन स्प्रिंग का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। 100 अरब आस्था बिंदुओं की मासिक आय के बारे में सोचते हुए यान फैन वास्तव में उन सहपाठियों से पूछना चाहता था जो कक्षा के दौरान उसे नीचा दिखाते थे, और कौन? शांत रहो, चुपचाप रहो। विला के अंदर यान फैन अपने दिव्य साम्राज्य से प्राप्त आध्यात्मिक फल खा रहा था। अध्याय 83 निरर्थक साहित्य। दूसरी ओर ली तियानहेन की टीम अपने अनुयायियों को अपने सामने मौजूद 3000 निम्न स्तरीय राक्षसी जानवरों का वध करने का आदेश दे रही थी। लीड बोर्ड खोलकर यान फैन के अंकों को देखते ही ली तियानहेन की पलकें अनियंत्रित रूप से फड़कने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने समय तक लगातार दिन रात खोजबीन करने के बावजूद दूसरा पक्ष उन्हें इतना पीछे क्यों छोड़ गया था। उस कमीने ने ये सब कैसे कर लिया? ली तियानहेन ने दांत पीसते हुए कहा। ली चेंगजे को भी ये बात समझ नहीं आई। आखिरकार वे 10 लोगों की टीम थे। भले ही उन्हें मिले संसाधनों को बांटना पड़ा हो, लेकिन दिव्य साम्राज्य में वे जितनी दूर तक घुसपैठ कर सकते थे उसकी तुलना यान फैन जैसे अकेले योद्धा से नहीं की जा सकती थी। यान फैन संभवतः केवल अपनी ही सेना के साथ बाहरी परिधि की खोजबीन कर रहा था। भाई तियानहेन, ऐसी अफवाह है कि यान फैन 7वीं कक्षा का एक होशियार छात्र था। क्या सच में उसे संसाधन जुटाने की अच्छी समझ है? ली चेंगजे ने संदेह से पूछा। सच में, क्या संसाधन जुटाने का कोई तरीका भी है? ली तियानहेन भी उतना ही हैरान था। अगर यह मामूली अंतर होता तो शायद ठीक होता। कोई कह सकता था कि यह किस्मत की बात थी या यान फैन के पास संसाधन जुटाने की कोई खास तकनीक थी। लेकिन अंतर बहुत बड़ा था। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते वे यही सोचते कि वो दिव्य साम्राज्य के भीतर गहराई में संसाधन जुटा रहा है। ली शुहाओ नाम का एक लड़का है जो उसका सहपाठी लगता है। मैं किसी से पता लगाने के लिए कहूंगा। कोई जरूरत नहीं, असली निर्णायक कारक तो दिव्य साम्राज्य के भीतर ही है। मैं अपनी ताकत के दम पर प्रथम स्थान प्राप्त करूंगा। ली तियानहेन ने सीधे सीधे इनकार कर दिया। ये देखकर ली चेंगजे ने मन ही मन आह भरी। बड़े भाई बहुत जिद्दी हैं। मैं चुपके से इंतजाम करूंगा। अगर वाकई कोई अच्छा तरीका है तो इस दौरान सभी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। ली चेंगजे ने मन ही मन फैसला किया। भले ही वह यान फैन को नापसंद करता हो, लेकिन कोई भी आस्था बिंदुओं से मुंह नहीं मुड़ेगा। यान सिटी विला। पतिदेव, क्या आप आज मेरे साथ खरीदारी करने चल सकते हैं? फर्स्ट डिपार्टमेंट स्टोर में कुछ नए कलेक्शन आए हैं। मैंने सुना है कि ये कपड़े दूसरे दर्जे के दिव्य साधना साम्राज्य से हैं और इन पर धूल रोधी और जलरोधी नक्काशी की गई है। मैं इन्हें देखना चाहती हूँ। लुओरू ने यान फैन का हाथ पकड़ा और नखरे दिखाते हुए बोली। ये सुनकर यान फैन ने बनावटी मुस्कान दी। एक दिन वह सचमुच उब गया था, इसलिए वह लुओरू के साथ खरीदारी करने चला गया। ये सरासर यातना थी। उसने एक ही दुकान में 20-30 चीजें पहनकर देखी। यान फैन पहले खड़ी हुई, फिर बैठी और अंत में लेट गई। यान फैन को सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि कोई भी इतनी उबाऊ गतिविधि का आनंद कैसे ले सकता है। अब जब उनके पास पैसों की कमी नहीं थी तो वे सबसे महंगे कपड़े भी ऑनलाइन खरीद सकते थे और मिनटों में उन्हें मिल जाते थे। उन्हें समझ नहीं आता था कि असल में वे दुकानें कैसे चल पा रही थी। यान फैन अभी मना करने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसकी घड़ी पर एक संदेश आया। मेरी अच्छी दोस्त को मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। अगली बार जरूर बात करेंगे। यान फैन ने ली शुहाओ का निमंत्रण पत्र खोलकर उसे दिखाया और फिर मानो जान बचाकर भाग रहा हो वैसे ही अपना आभासी हेलमेट पहन लिया। तियानशिया ग्रेंजियान के निजी कमरे में पहुंचते ही इससे पहले कि दूसरा पक्ष व्यापार के बारे में बात करना शुरू कर पाता, यान फैन ने एक संदेश भेजा और अपने पुराने दोस्त लियू रुयान को बुला लिया।
भाई यांग, आपने मुझे इतने लंबे समय से क्यों नहीं देखा? यान फैन ने अपनी बाहें खोली और वह सहजता से उसकी गोद में बैठ गई। ये हरकत सहज और एकदम तालमेल भरी थी। ये दृश्य देखकर ली शुहाव दंग रह गया और खुद को रोक नहीं पाया और बोला, भाई यांग, आप तो इसमें काफी माहिर हैं। इसे बार बार करो और तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। अभ्यास से ही निपुणता आती है, यान फैन ने बेशर्मी से कहा। ली शुहाव को खांसी आई। वाह भाई यांग, आपके विचार तो पक्के तौर पर पहले स्थान पर हैं। मुझे लगा था कि आप पूरे समय दिव्य राज्य की खोज में व्यस्त थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपसे मिलने का समय भी मिल जाएगा। जब भी समय मिले अक्सर मिलते रहेंगे। हालांकि दिव्य राज्य की खोज में ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन कभी कभी आराम करने के लिए यहाँ आना जरूरी है। हर समय तनावग्रस्त रहने से संसाधनों को इकट्ठा करने की क्षमता कम हो जाती है। हमें काम और आराम में संतुलन बनाना सीखना चाहिए। यान फैन ने गंभीर चेहरे से ये बेतुकी बातें कहीं। इस दौरान ली शुहाव जब भी उसे देखता था तो वह बिल्ली को देखकर चूहे की तरह व्यवहार करता था और उसने निजी तौर पर स्पष्टीकरण देने के लिए कोई संदेश भी नहीं भेजा था। अब जब उनकी मुलाकात अचानक हो रही थी तो यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि किसी ने उसे ऐसा करने के लिए उकसाया था। स्वाभाविक रूप से यान फैन उसके साथ ईमानदारी से पेश नहीं आएगा। भाई यांग, आपकी कार्यकुशलता तो अविश्वसनीय रूप से उच्च है। क्या आप मुझे कुछ सुझाव दे सकते हैं? ली शुहाव ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए अपने हाथ आपस में रख दिए। कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ किताबें सुझाना चाहूंगा। भाई यांग, मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। यान फैन ने कहा, दिव्य साम्राज्य में संसाधन जुटाने के लिए मार्गदर्शिका, आध्यात्मिक पौधों के गतिशील वितरण पर और परग्रही दिव्य साम्राज्य संकलन की सराहना। ली शुहाव ने भौहें चढ़ाई, उसकी आंखों में उलझन थी। ओम भाई यान, क्या ये प्राथमिक विद्यालय की 5वीं कक्षा की अनिवार्य शिक्षा की पाठ्यपुस्तकें नहीं है? ये सही है। क्या ये उपयोगी हो सकते हैं? यही पर आपको समझ नहीं आ रहा है। क्या आप जानते हैं कि सभी प्रमेय स्वयंसिद्ध सिद्धांतों से व्युत्पन्न होते हैं? इसी प्रकार सभी गहन ज्ञान इन्हीं मूलभूत तत्वों से विकसित होता है। जब तक आप इन कुछ पुस्तकों को अच्छी तरह समझ लेंगे तब तक आप हर चीज के पीछे के मूलभूत सिद्धांतों को समझ जाएंगे। इस समय परलोक के दिव्य साम्राज्य में पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान का पालन करते हुए मैं आसानी से आत्मा पौधों के उद्यानों और राक्षसी जानवरों के समूहों को ढूंढ सकता हूँ। एहसास कम होने का अफसोस तभी होता है जब उसे इस्तेमाल करने का समय आता है। अब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने प्राथमिक विद्यालय में कितना कुछ खो दिया। इस दौरान मैंने अपने दिन दिव्य राज्य की खोज में और रातें प्राथमिक विद्यालय की पाठ्यपुस्तकों को पढ़ने में बिताई। तुमसे मिलने के लिए समय निकालना आसान नहीं था। यान फैन ने अपने सामने रखी लाल शराब का एक घूंट लिया। उसकी आंखों में कुछ गहरी भावना झलक रही थी। वास्तव में असली सोने से भी ज्यादा सच्चा। भाई यान, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने स्वभाव से ऐसा कभी नहीं करूंगा कि अपने ही भाई को धोखा दूं। बिल चुकाना याद रखना। मैं बगल वाले कमरे में जा रहा हूँ। इतना कहकर यान फैन ने ली रुयान का हाथ पकड़ा और बाहर चला गया। यान फैन की पीठ को देखते हुए ली शुहाव वहीं बैठा रहा और गहरे आत्मसंदेह में डूब गया। ये चैट वीडियो है भाई चेंगल से। मैंने ये संदेश ग्रुप चैट में भेज दिया है। ली शुहाव ने संदेश भेजा। धिक्कार है, क्या वो कुत्ता यान फैन चरित्र की बात कर रहा है? क्या उसने काफी लोगों को धोखा नहीं दिया है? मैंने तुमसे कहा था कि मत पूछो, लेकिन तुम जाने पर अड़े रहे। एक्ली चेंगल से। भाई, तुमने इसे इतनी जल्दी देख लिया। एक्ली तियानहेन कोड। दूसरे कमरे में जैसे ही यान फैन मुख्य मुद्दे पर पहुंचने ही वाला था, अचानक उसकी कलाई पर एक नोटिफिकेशन की घंटी बजी। प्रेषक की पहचान देखकर वह थोड़ा असमंजस में पड़ गया कि उसे जाना चाहिए या नहीं। बहन रुयान, मुझे कुछ काम निपटाना है। मैं आपको 10,000 रुपये टिप के तौर पर भेज दूंगा। जब समय मिले तब फिर मिलेंगे। यान फैन ने कपड़े पहने, निर्देशांकों पर टैप किया और तियानशिया रेंज यान से निकल गया। बहन बिंग, मुझे आश्चर्य है कि आप मुझे क्यों ढूंढ रही हैं? यान फैन ने विनम्रता से कहा। हालांकि उसने लुओ बिंग को धोखा दिया था, लेकिन लुओ बिंग भी तियानहेन से कहीं अधिक सभ्य थी और उसने अब तक उससे बदला नहीं लिया था। तुम्हारे संसाधन जुटाने की गति इतनी तेज क्यों है? लुओ बिंग ने सीधे मुद्दे पर बात की। अगर यह असुविधाजनक है तो भूल जाइए। अलविदा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दूसरा पक्ष तुरंत गायब हो गया। ये देखकर यान फैन पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। ये क्या था? क्या ये व्यक्ति बीमार है? उसने न सिर्फ उसके अच्छे समय में खलल डाला, बल्कि इतनी जल्दी चली भी गई। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। वहां से निकलने के बाद लुओ बिंग एक कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा। बहन बिंग, ये लड़कों के समूह से लीक हुआ वीडियो है। उन्होंने कहा कि ली शुहाव को यान फैन का रहस्य पहले ही पता चल चुका है, इसलिए हमें उस कमीने से पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इसे प्रोजेक्ट करो। चलो साथ मिलकर इसका अध्ययन करते हैं। लुओ बिंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। लुओ परिवार के लगभग 1 दर्जन प्रतिभाशाली लोग सम्मेलन कक्ष में सीधे बैठे थे और यान फैन और ली शुहाव के बीच हो रही बातचीत को गंभीर भावों से देख रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं कोई छोटी सी बात भी छूट न जाए। वीडियो खत्म होने से पहले पूरे 15 मिनट बीत गए और पूरा कॉन्फ्रेंस रूम असामान्य रूप से शांत था। ओम, सिस्टर बिंग, मेरी छोटी बहन 5वीं कक्षा में पढ़ती है। क्या मैं उसे एक किताब उधार लेकर देख लूं? उनमें से एक हिचकिचाए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यान फैन की बात सच है या झूठ। ये वाक्य कुछ हद तक अर्थपूर्ण प्रतीत होता था, लेकिन साथ ही यह निरर्थक साहित्य जैसा भी लगता था। अध्याय 84, एक स्तरीय 5 प्राणी का जन्म। यान काउंटी नंबर 1 मिडिल स्कूल अकादमिक मामलों का कार्यालय। काओवान दस्तावेजों का एक बंडल पकड़े हुए था और यान वानली से एक अनुरोध पर्ची को मंजूरी देने की प्रतीक्षा कर रहा था। डायरेक्टर यान, कॉलेज प्रवेश परीक्षा जल्द ही होने वाली है। इन वर्चुअल वर्ल्ड ड्रीम्स के लिए साइट रेंटल फीस में कंजूसी नहीं की जा सकती। कृपया इस पर जल्दी से हस्ताक्षर कर दीजिए, काओवान ने चिंता से कहा।
हर जगह पैसों की जरूरत है और हाल ही में निवेश बहुत कम हुआ है। स्कूल को खर्च में कटौती करनी पड़ रही है। बूढ़े काओ, अब आप पैसों को लेकर पहले की तरह लापरवाह नहीं हो सकते। यान वानली ने हस्ताक्षर करते हुए शिकायत की। इस बैच के छात्रों में असाधारण प्रतिभा है। कॉलेज प्रवेश परीक्षा समाप्त होने के बाद संघीय सरकार से मिलने वाली धनराशि निश्चित रूप से पर्याप्त होगी। काओ वान ने अपनी छाती थपथपाते हुए आश्वासन दिया। मुझे आपकी शिक्षण क्षमता पर पूरा भरोसा है और स्कूल आपको दिए गए विशेष भवनों के बारे में निश्चित रूप से कोई चूक नहीं करेगा। तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद निर्देशक यान। हाँ, क्या कक्षा 1-2 कक्षा में इस समय डिवाइन किंगडम संसाधन संग्रहण प्रशिक्षण चल रहा है? उनके परिणाम कैसे हैं? वे अभी भी बाहरी परिधि में हैं। मैंने भी ध्यान नहीं दिया है, मुझे जांच करने दीजिए। काओ वान ने मौजूदा लीडरबोर्ड खोला। वे दोनों लीडरबोर्ड को ध्यान से देखते रहे, बिना एक इंच भी हिले 3 सेकंड तक उसे घूरते रहे। यान फैन, नहीं, उस कस को इतना आगे क्यों है? क्या वह सीधे भीतरी परिधि में चला गया? दिव्य राज्य की स्थापना को केवल 30 वर्ष हुए हैं। ची शोधन स्तर से ऊपर के अनुयायियों के बिना ये कैसे संभव हो सकता है? यान वानली ने संदेह से भरे चेहरे से काओ वान की ओर देखा। काओ वान ने भी अपना सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि उसे पता नहीं था। आप उसकी कक्षा शिक्षक हैं, जल्दी करें और इंटेलिजेंट लाइव से रियल टाइम रिकॉर्डिंग के लिए आवेदन करें। ठीक है। जैसे ही दोनों ने परग्रही दिव्य साम्राज्य के भीतर यान फैन के अनुयायियों की स्थिति को देखा, उनके चेहरे धीरे धीरे रंगीन हो गए। काओ वान के चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठी और उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गई। काम से चुराना और चालबाजी करना, क्या ये बदमाश फिर से वही हरकत कर रहा है? इसने तो खोज आधारित एडवांस डिवाइस भी खरीद ली है। बुद्धिमान जीवन, ये हाँ, ये लड़का तो वाकई दिलचस्प है। मुझे याद है स्कूल ने उसे मध्यावधि परीक्षा के दौरान 10 अरब का इनाम दिया था, है ना? क्या उसने सारा पैसा यही लगा दिया? यान वानली का चेहरा थोड़ा हैरान था। इस प्रकार के उन्नत उपकरणों के मुख्य उपभोक्ता बुद्धिमान जीव वास्तव में देवता थे। दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो देवता बनने के बाद ही आपके दिव्य राज्य को इस तरह के बुद्धिमान जीवन से सुसज्जित होना आवश्यक लगेगा। मात्र एक दिव्य प्राणी, उन्नत क्षमताओं से युक्त बुद्धिमान जीवन दिव्य साम्राज्य का प्रबंधन करने और संसाधन जुटाने में मदद करता है। क्या ये संसाधनों की घोर बर्बादी नहीं थी? कौन जानता था कि 10 अरब आस्था बिंदुओं से कितने उन्नत भवन खरीदे जा सकते हैं? ये दिव्य साम्राज्य की पारिस्थितिकी तंत्र को कई गुना बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगा। यान वानली को यान फैन की हरकतें समझ में नहीं आईं, लेकिन वह बेहद सदमे में थी। क्या ये बदमाश इस संसाधन संग्रहण के माध्यम से उन 10 अरबों को वापस कमाना चाहता है? यान वानली ने अनुमान लगाया। मूर्ख, किसी दिव्य राज्य के विकास का मूल आधार स्वयं भक्तों की शक्ति में निहित होता है। ये बुनियादी कार्य चाहे कितने भी अच्छे से किए जाएं, शक्तिशाली समर्थन के बिना वे दिव्य राज्य की आंतरिक सीमा तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। बिल्कुल मूर्ख। काओ वान गुस्से से लगभग हंस पड़ा और मन ही मन चाह रहा था कि तुरंत किसी को बुलाकर यान फैन को डांट कर जगा दे। ठीक है, उसने इसे खरीद लिया है और कॉलेज प्रवेश परीक्षा में बुद्धिमान जीवन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कम से कम दूसरी परीक्षा में उसके अंक बेहतर हो सकते हैं। यान वानली ने सिर हिलाया और आह भरी। उसने मन ही मन ये निष्कर्ष निकाल लिया था कि प्रधानाचार्य ने उस व्यक्ति को गलत समझा था। ऐसे छात्र को पिंगलाई द्वीप देना कुछ हद तक व्यर्थ था। यान फैन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी वजह से न केवल कक्षा 1-2 के छात्र बल्कि शिक्षक और मार्गदर्शन निदेशक भी उस पर ध्यान दे रहे थे। इस समय वह बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसका शरीर तनावग्रस्त था और उसके चेहरे पर दर्द के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। दिव्य साम्राज्य के भीतर एक टियर 5 प्राणी के जन्म के बाद उसके शरीर में एक और वृद्धि हुई। उसकी अस्थि मज्जा से एक भयानक शक्ति उसकी हड्डियों में, फिर उसके मांस और रक्त में, उसके प्रावरणी में और अंत में उसकी त्वचा में प्रवाहित हुई। यान फैन ने धीमी सी दहाड़ मारी। दिव्य साम्राज्य की प्रतिक्रिया इतनी तीव्र पहली बार हुई थी। वह अनुभूति धीरे धीरे गायब होने से पहले पूरे 15 मिनट बीत गए। यान फैन धीरे धीरे उठा और उसने पाया कि उसकी त्वचा पर हल्के काले रंग की गंदगी की एक परत उभर आई है। दिव्य साम्राज्य की प्रतिक्रिया के माध्यम से वास्तविक दुनिया में उनके भौतिक शरीर ने वास्तव में अस्थि मज्जा शुद्धिकरण सख्त से गुजरा था। स्नान करने के बाद यान फैन बिस्तर पर बैठ गया। उसकी चेतना दिव्य साम्राज्य में लीन हो गई। दिव्य गुरु यान फैन। दिव्य राज्य का क्षेत्रफल 10 लाख वर्ग किलोमीटर। प्रतिभाएं एफरन संसाधन प्रतिभा, एसएसएस रैंक प्रतिभा, विकास छिपी हुई। विश्वासी स्तर 5 प्राणी 1, स्तर 4 प्राणी 1030, स्तर 3 प्राणी 23,310, स्तर 2 प्राणी 490,000, स्तर 1 प्राणी 14.2 मिलियन, नश्वर प्राणी 22 मिलियन। आश्रित छोटी आत्माएं 4718। तकनीकें पंचतत्व साधना तकनीक, वज्र अविनाशी तकनीक, स्वर्ग अवरोधन सरणी ए रैंक, प्रारंभिक ईश्वर विसर्जन सरणी ए रैंक, प्रारंभिक असंख्य आत्माओं का मूल में वापसी सरणी, प्रमुख उपलब्धि काला कछुआ जीवन विसर्जन सरणी। फेथ पॉइंट्स 15.5 बिलियन, प्रतिदिन प्रदान किए जाने वाले फेथ पॉइंट्स 553.1। इमारतें मूनवेल X5000, सनस्प्रिंग X5000, बेरैंक इमारत मन की वाइन स्प्रिंग X64, स्पेशल लाइफ बिल्डिंग एंशिएंट स्पिरिट्री सहस्राब्दी, छोटी आत्माओं का पोषण, स्पेशल बिल्डिंग एनलाइटनमेंट स्टोन, बेरैंक इमारत फ्लैश सी ब्लड पूल X1, बेरैंक इमारत 100 स्पिरिट्स ब्लड पूल X1, 10 ताइसुई भिगोने की क्षमता, लोड दर 100%, स्पेशल बिल्डिंग फुली ऑटोमेटिक कंसंट्रेटर X6, 600 ताइसुई से लदा कटिंग प्लांट, लोड दर 100%, बेरैंक फ्रेश फूड वेयरहाउस, बेरैंक इमारत स्पिरिट वेपन वर्कशॉप, अंतर्निहित छोटी खनिज नस, सीरैंक ट्रांसमिशन टॉवर X5, सीरैंक सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी X1। वंडर्स पेंगुलाई द्वीप तैनात, स्पिरिट पीच माउंटेन तैनात।
संपत्तियां कायसुई X610, छोटी खनिज नस, विभिन्न आध्यात्मिक फल, डी रैंक हथियार, ए रैंक हथियार, एफ रैंक हथियार। इस अवधि के दौरान दिव्य राज्य में उत्पन्न राजस्व के संबंध में मंकी वाइन स्प्रिंग और मून वेल खरीदने के लिए उन नदियों का उपयोग करने के अलावा यांगी ने सभी निष्क्रिय नदियों का उपयोग बड़ी मात्रा में मज्जा शुद्धिकरण गोलियां खरीदने और उन्हें पीसकर पाउडर बनाने के लिए किया ताकि नवजात शिशुओं को खिलाया जा सके। वंडर जैसी इमारतों के साथ मिलकर पेंगलाई द्वीप, फ्लैशी ब्लड पूल और 100 स्पिरिट्स ब्लड पूल में यानफेन के अनुयायियों की योग्यता हर साल नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से बढ़ रही थी। श्रेष्ठ चीन का चयन करने के लिए यांगी ने यह आदेश भी दिया कि 20 वर्ष की आयु से पहले प्रथम श्रेणी के प्राणी के स्तर तक न पहुंच पाने वाले किसी भी अनुयायी को बंजर भूमि को साफ करने के लिए एक लंबी यात्रा पर जाना होगा, जिसका अर्थ है कि उन्हें संसाधन जुटाने के लिए यांगेर के आदेश के तहत काम करना होगा। जैसे जैसे वे दिव्य राज्य में गहराई तक जाते गए, उनके द्वारा एकत्रित किए जा सकने वाले संसाधन अधिकाधिक होते गए, लेकिन साथ ही साथ इससे जुड़े जोखिम भी तेजी से बढ़ते गए। 5 साल पहले दिव्य साम्राज्य में यांगेर ने एक बार 50,000 भेड़ियों के झुंड का सामना करने की सूचना दी थी, जिनमें से 20,000 तो दानव भेड़िए की श्रेणी में आते थे। हालांकि यांगेर ने तुरंत अतिरिक्त सैनिकों को जुटा लिया, फिर भी 60,000 आम श्रद्धालु मारे गए। विकास प्रतिभा के तहत यानफेन के लिए यह मामूली नुकसान कुछ भी नहीं था। कम योग्यता वाले वे नश्वर अनुयायी मर सकते थे, दिव्य साम्राज्य उन्हें किसी भी समय पुनः प्रदान कर सकता था। बड़ी संख्या में प्रजनन करने में सक्षम विश्वासियों की आबादी की तुलना में यानफेन संसाधनों को कहीं अधिक महत्व देता था। जैसे जैसे उसकी शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई, यानफेन ने दिव्य साम्राज्य के संसाधनों के इस संग्रह के लिए मिलने वाले पुरस्कारों के संबंध में भी महत्वाकांक्षाएं पाल रखी थी। वह वास्तव में अकेले ही खोज कर रहा था, लेकिन उसके अपने दिव्य राज्य के भीतर सैन्य संसाधनों की पुनःपूर्ति भी दूसरों की तुलना में 10 गुना अधिक थी। आजकल हाई स्कूल के पूरे तीसरे वर्ष के दौरान यानफेन को केवल लुओबिंग और ली तियानहेन की ही परवाह थी। हालांकि उनकी ताकत जबरदस्त थी, लेकिन अगर वे सचमुच आपस में लड़ते तो ज्यादा से ज्यादा उनकी ताकत उसके 2 या 3 के बराबर ही होती। फिलहाल यानफेन की शक्ति उसके स्वयं के 10 गुना के बराबर थी, इसलिए उसने एक बार कोशिश करने का सोचा। आखिरकार उसे मिले सारे अंक केवल उसी के थे और उन्हें बांटने की कोई जरूरत नहीं थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि समय सीमा में अभी भी 3 महीने बाकी थे। उनके लिए दिव्य राज्य का विकास अभी भी पूरे 900 वर्षों तक हो सकता था। 900 वर्षों की अवधि में भारी मात्रा में संसाधनों की आपूर्ति के बावजूद ये किस हद तक विकसित हो सकता था, ये बात स्वयं यानफेन को भी नहीं पता थी। रणनीतिक संसाधन बेहद दुर्लभ थे। पेंगुलाई द्वीप जैसे अजूबे मॉल के लेन देन के माध्यम से प्राप्त करना बिल्कुल असंभव था। यह अवसर उसकी आंखों के सामने था। यानफेन इसे इतनी आसानी से कैसे गवा सकता था? यानफेन 6.424 बिलियन, लुओबिन 5.9 बिलियन, ली तियानहेन 5.5 बिलियन। अध्याय 85 बेरेन तकनीक, शाश्वत वसंत तकनीक। हालांकि यानफेन फिलहाल पहले स्थान पर था, लेकिन उसके लुओबिंग और अन्य खिलाड़ियों के बीच का अंतर कम होता जा रहा था। उसके अंकों को पार करने में बस कुछ ही समय बाकी था। उन्हें इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इस दौरान यानफेन के निर्देशों का पालन करते हुए यांगी ने मुख्य रूप से दिव्य साम्राज्य के विकास के लिए संसाधनों का उपयोग किया था, जबकि यांगेर को दिया गया समर्थन ज्यादातर उन प्रतिभाशाली नश्वर लोगों से बना था जो बलि का बकरा बन गए थे। भले ही यांगेर के पास शक्तिशाली अन्वेषण क्षमताएं हों, लेकिन यदि अनुयायियों के पास पर्याप्त शक्ति का अभाव हो तो प्रगति धीमी ही रहती है। जब श्रद्धालु पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाएंगे, तभी यानफेन को अंततः दिव्य साम्राज्य की गहराई का पता लगाने की योग्यता प्राप्त होगी। बुद्धिमान जीवन के समर्थन पर भरोसा करते हुए वह दिव्य साम्राज्य के बाहरी इलाके में इन उपलब्धियों को प्राप्त करने से पहले ही बहुत संतुष्ट था। अपनी चेतना को दिव्य राज्य में लाते हुए यांगी और यांगेर तुरंत यानफेन के सामने प्रकट हुए। गुरुजी, दोनों ने एक साथ कहा। यांगेर, मैं तुम्हें 10,000 तृतीय श्रेणी के प्राणी और 2 लाख द्वितीय श्रेणी के प्राणी और आवंटित करता हूँ। शेष समय में संसाधनों की खोज जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिव्य साम्राज्य के केंद्र की ओर बढ़ने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, यानफेन ने निर्देश दिया। गुरुजी को सूचित करते हुए, जहां हमारी सेना वर्तमान में तैनात है, वहां पहले से ही 30,000 से 50,000 की संख्या में प्रथम श्रेणी के राक्षसी जीव मौजूद हैं। यदि हम आगे बढ़ते रहे तो भारी नुकसान होने की संभावना है। दिव्य राज्य की वर्तमान जनसंख्या को देखते हुए हम अपनी सेना की भरपाई नहीं कर सकते और यह उल्टा असर डालेगा, यांगेर ने उन्हें याद दिलाया। कोई बात नहीं, बस जैसा मैं कहूं वैसा करो। विशेष नियम प्रतिबंधों के कारण दिव्य साम्राज्य में इतने महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बावजूद यांगी और यांगेर जैसे बुद्धिमान जीवन रूपों ने अभी तक दिव्य साम्राज्य के समय प्रवाह में विसंगति को नहीं देखा था। इसलिए यानफेन को पहल करके आदेश देना पड़ा। खोज का समय सीमित था। अगर वे बाहरी इलाकों में संसाधन जुटाते रहे तो उन्हें डर था कि इस बार वे सचमुच प्रथम स्थान से चूक जाएंगे। यांगी, वर्तमान विकास गति के आधार पर दिव्य साम्राज्य के 300 वर्षों के भीतर उच्च स्तरीय अनुयायियों की संख्या के लिए सबसे संभावित सीमा क्या है? यानफेन ने पूछा। चूंकि दूसरा पक्ष उसकी विकास प्रतिभा के अस्तित्व को समझ नहीं सकता था, इसलिए यानफेन केवल इसी तरह से दिव्य साम्राज्य के भविष्य के विकास का अनुमान लगा सकता था। एक उच्च स्तरीय बुद्धिमान प्राणी होने के नाते यांगी के पास अपार गणना शक्ति थी और वह उसे अपेक्षाकृत सटीक निर्णय प्रदान करने में सक्षम हो सकता था। यह मानते हुए कि दिव्य राज्य का वातावरण बना रहता है, संसाधन निवेश बना रहता है। बड़े डेटा सिमुलेशन से विश्वासियों की योग्यता परिवर्तन वक्र की गणना की जाती है। बड़े मॉडल के आधार पर वक्र त्वरण साल दर साल घटता जाता है। यादृच्छिक चर X को डिजाइन करते हुए
गुरु के अनुरोध के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा गया है। दिव्य राज्य की 300 वर्षों में स्तर 5 के विश्वासियों की संख्या 5 से 20 है, स्तर 4 के विश्वासियों की संख्या 10,000 से 40,000 है, स्तर 3 के विश्वासियों की संख्या 3 लाख से 6 लाख है। यह जवाब सुनकर यान फैन ने आदेश देना बंद कर दिया और अपनी चेतना को वास्तविकता में वापस ले आया। मंकी वाइनस्प्रिंग के अनुयायियों की संख्या 100 तक पहुंचते ही मैं अपने सारे संसाधन अनुयायियों पर ही लगाना शुरू कर दूंगा। अभी काफी समय है, यान फैन ने मन ही मन बुदबुदाया। कॉलेज प्रवेश परीक्षा की पूर्व संध्या पर दूसरों के लिए अपने अनुयायियों में संसाधन लगाने और उनकी ताकत को यथासंभव बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से समय के साथ एक दौड़ होगी। लेकिन यान फैन अलग था। उसके दिव्य साम्राज्य के विकास का समय दूसरों की तुलना में 10 गुना अधिक था, इसलिए उसे इस बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि उसके अनुयायियों को संसाधनों को आत्मसात करने का समय मिलेगा या नहीं। 5 दिन बाद यान फैन को संसाधन संग्रहण लीडरबोर्ड में लुओ बिंग और ली तियानहेंग दोनों ने पीछे धकेल दिया। पिछले 20 दिनों में उन दोनों के पॉइंट्स 20 अरब से अधिक हो गए थे, जबकि यान फैन का नाम शीर्ष 10 से बाहर हो गया था। भाई तियानहेंग, आप सही थे। यान फैन नाम के उस व्यक्ति की शुरुआती किस्मत अच्छी थी। मैंने तो उसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए लोगों को भेजा था। मैं कितना बेवकूफ था, ली चेंगज़े ने शर्म से भरे चेहरे के साथ कहा। खुद को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने ये पूरी टीम के हित में किया। अब यान फैन पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा मुख्य प्रतिद्वंदी अभी भी लुओ बिंग है। मैं इस संसाधन संग्रह प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ, ली तियानहेंग ने जोश से भरी आंखों से कहा। लुओ परिवार को हराओ और भाई तियानहेंग को प्रथम स्थान प्राप्त करने में मदद करो। प्रथम स्थान प्राप्त करें। चल दर। सभी लोग चिल्ला रहे थे, सब उत्साह बढ़ा रहे थे और मनोबल बढ़ा रहे थे। ली तियानहेंग के समूह में पूरी तरह से ली परिवार के प्रत्यक्ष वंशज शामिल थे। स्कूल द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधन बिंदुओं के इस अन्वेषण में संसाधन जुटाना गौण था। मुख्य लक्ष्य ली तियानहेंग को प्रथम स्थान प्राप्त करने में मदद करना था। विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए रणनीतिक स्तर के संसाधन भवनों की तुलना में परग्रही दिव्य साम्राज्य के भीतर मौजूद साधारण सामग्रियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। भाई तियानहेंग, इस परदेसी दिव्य साम्राज्य की निगरानी विद्यालय के बुद्धिमान जीवन द्वारा की जाती है। आपके अनुयायियों द्वारा एकत्र किए गए संसाधनों को अंक के रूप में गिना जाना चाहिए। इसलिए इस क्षेत्र में दक्षता बहुत कम है, हमें और गहराई में जाना होगा, ली चेंगज़े ने कहा। बिल्कुल सही। हालांकि इस अलौकिक दिव्य साम्राज्य की मुख्य इमारतें स्कूल द्वारा पहले ही ले ली गई है, फिर भी संभवतः कुछ बहुमूल्य संसाधन वाली इमारतें बची होंगी। हमें लुओ बिंग से पहले मुख्य क्षेत्र तक पहुंचना होगा। ली तियानहेंग ने सिर हिलाते हुए कहा। तो फिर अब से हम मार्च करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। 1 लाख से कम मूल्य की स्पिरिट प्लांट संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए विश्वासियों को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। ... एक और महीना बीत गया और दिव्य राज्य में स्थित स्पिरिट पीच माउंटेन की तलहटी पहले से ही मंकी वाइन स्प्रिंग से भर चुकी थी। यांगी की व्यवस्था के तहत संपूर्ण स्पिरिट पीच माउंटेन में हर किलोमीटर पर एक संसाधन ग्रह था। अर्ध स्वचालित कटाई मशीनों से पहाड़ और जंगल भर गए थे। श्रद्धालु केवल पहाड़ों पर गश्त करते थे, पहला ये देखने के लिए कि क्या मशीनें आध्यात्मिक पौधों को नुकसान पहुंचा रही हैं, और दूसरा आध्यात्मिक फलों का द्वितीयक संग्रह करने के लिए। संसाधन ग्रह और मंकी वाइन स्प्रिंग्स पूरी तरह से स्वचालित कन्वेयर बेल्ट द्वारा जुड़े हुए थे, जिन पर आध्यात्मिक फल स्वचालित रूप से जमा होते थे। पूरी प्रक्रिया में 80% काम मशीनों द्वारा किया गया, जिससे भारी मात्रा में श्रम की बचत हुई। इस दिन मंकी वाइन स्प्रिंग की संख्या अंततः 100 तक पहुंच गई। यान फैन ने अपनी चेतना को दिव्य साम्राज्य में लाया। मंकी वाइन स्प्रिंग को पूरी क्षमता से काम करते हुए देखकर उसके होठों की कोने अनजाने में ऊपर की ओर मुड़ गए। 100 अरब प्रति माह की आय के साथ अब समय आ गया था कि वह अपने अनुयायियों को तेजी से विकसित करे। आस्तिक श्रेणी 5 के प्राणी 10, श्रेणी 4 के प्राणी 23,034, श्रेणी 3 के प्राणी 420,000, श्रेणी 2 के प्राणी 5.4 मिलियन, श्रेणी 1 के प्राणी 18.2 मिलियन, नश्वर 26.7 मिलियन। दिव्य राज्य में विश्वासियों की वर्तमान शक्ति और जनसंख्या संरचना को महसूस करते हुए यान फैन का आत्मविश्वास लगातार बढ़ता गया। यदि वह अब दिव्य साम्राज्य सिमुलेशन युद्ध में भाग लेता तो उसके परिणाम निश्चित रूप से लुओ बिंग से कमजोर नहीं होते। गुरुजी, मुख्य निवेश भवन, मंकी वाइन स्प्रिंग सब तैयार हो चुके हैं। वर्तमान में दिव्य साम्राज्य के पास 12.3 अरब आस्था अंक है, जिनमें से 10 अरब की आवश्यकता इस महीने के हाथी ऋण के ब्याज को चुकाने के लिए है। क्या अब से दिव्य साम्राज्य के संसाधन उत्पादन का मुख्य उपयोग ऋण की मूल राशि चुकाने में किया जाना चाहिए? यांगी ने आदरपूर्वक पूछा। यान फैन ने सिर हिलाते हुए कहा, अभी नहीं। अब से ब्याज के लिए आरक्षित धनराशि के अलावा दिव्य राज्य से होने वाली अन्य सभी आय विश्वासियों में निवेश की जाएगी। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में 2 महीने से भी कम समय बचा था और यान फैन को अपने अनुयायियों की संख्या में जल्द से जल्द सुधार करना था। इस बार यान फैन का लक्ष्य संघीय सरकार के 2 शीर्ष विश्वविद्यालय थे, ताइचू अकादमी और शिंक्योंग अकादमी। जी हाँ, कृपया मुझे बी रैंक तकनीक एवरलास्टिंग स्प्रिंग टेक्निक खरीदने की अनुमति दे, जिसकी कीमत 100 मिलियन फेट पॉइंट्स है, यांगी ने कहा। क्या कोई तकनीक खरीदनी चाहिए? यान फैन के चेहरे पर कुछ हैरानी के भाव थे। ट्रांसमिशन टावर में अब काफी सारी तकनीकें और मार्शल आर्ट कौशल मौजूद थे, ये तो भक्तों के सीखने के लिए काफी होने चाहिए। गुरुजी को सूचित करते हुए, दिव्य राज्य में वर्तमान में 10 स्तर 5 के प्राणी हैं और वे सभी साधना पथ का अनुसरण कर रहे हैं। स्तर 5 से ऊपर के प्राणी नश्वर से दाव में संक्रमण की अवस्था में होते हैं और शोधन क्षेत्र में अन्याय बन जाते हैं। इस प्रक्रिया में उच्च स्तरीय तकनीकों की सहायता आवश्यक है। खोजबीन के बाद शाश्वत वसंत तकनीक वर्तमान में अनुयायियों की आवश्यकताओं के लिए अधिक उपयुक्त पाई गई है। जहां तक मार्शल आर्ट पथ पर चलने वाले अनुयायियों की बात है, उनकी सर्वोच्च शक्ति वर्तमान में केवल स्तर 3 की है, इसलिए हम फिलहाल उनके लिए उच्च स्तरीय तकनीकों में निवेश नहीं करेंगे, यांगी ने समझाया।
मैं समझ गया। यांग ही, क्या आप गणना कर सकते हैं कि दिव्य साम्राज्य को शोधन क्षेत्र में अनुयायी उत्पन्न करने में कितना समय लगेगा? दिव्य राज्य में वर्तमान में 5वें स्तर के प्राणियों की संख्या अत्यंत कम है। वहां की योग्यता औसत से निम्न स्तर की है और दिव्य राज्य का वातावरण भी औसत है। दिव्य राज्य का समग्र मूल्यांकन मानक के अनुरूप नहीं है। गणना की शर्तें पूरी नहीं होती और फिलहाल किसी विशिष्ट समय का अनुमान लगाना असंभव है। क्या दिव्य साम्राज्य इतने लंबे समय से विकसित हो रहा है और मेरा मूल्यांकन मानकों के अनुरूप नहीं है? यांग फैन को अविश्वास हुआ। यह सही है। यांगी ने गंभीरता से सिर हिलाया। दिव्य साम्राज्य के वर्तमान परिचालन आंकड़ों के व्यापक मूल्यांकन के अनुसार आपका विकास स्तर समान स्तर के दिव्य प्राणियों की मध्य श्रेणी में है। वह थोड़ी देर के लिए रुका, मानो वह किसी बड़े पैमाने के डेटा मॉडल को याद कर रहा हो।